देखिए दोस्त, सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट की वैल्यू जब हम लोग जीरो करते हैं, भैया उधर फैन रोको जरा, तो उधर ही रोकना है, बड़ी वाले स्प्रिंग से नहीं रुकेगा, उससे बंद हो जाएगा, छोटे वाले से। हाँ खींचो खींचो, पुल करो, रुक जाएगा। और हाँ बस ठीक है। देखो दोस्त, सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट की वैल्यू जब हम लोग जीरो करते हैं तो वहां से बॉयल्स टेम्परेचर आता है। सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है वो आप लोग जानते हो कि एक ऐसा टेम्परेचर जो रियल गैस के लिए डिफाइन है। पहली बात तो बॉयल्स टेम्परेचर रियल गैस के लिए डिफाइन है। एक रियल गैस कैन बिहेव लाइक एन आइडियल गैस फॉर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर, है ना भैया। वो हो गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस पी वाला ग्राफ अभी देखे थे ना तुम लोग, बहुत अच्छे दोस्त। चलिए लिखिए, लिक्विफैक्शन ऑफ रियल गैस, liquefaction of real gas, liquefaction, LIQUE, liquefaction of real gas and calculating, ऐसे liquefaction of real gas and calculating, liquefaction of real gas and calculating critical temperature, critical pressure, heading है ये पूरा, liquefaction of real gas and calculating critical temperature, critical pressure and critical volume. Liquefaction of real gas and calculating critical temperature, critical and critical volume. critical temperature, critical pressure and critical volume, है ना भैया। इनकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने चल रहे हैं, क्रिटिकल वाले जो कांस्टेंट्स होते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। तो पहले तो गैसेस को लिक्विफाई करने का आपको तरीका बता दें। किसी को आइडिया है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? आइडिया है किसी को क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद वो टेम्परेचर जिसके बाद चाहे कोई भी प्रेशर की वैल्यू रख दीजिए, वो लिक्विफाई नहीं करेगी गैस। चलो हम बता रहे हैं, वैसे बता देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर का सिग्निफिकेंस क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर सुन लो, पहले लिखना नहीं है आपको, अभी सब लिखवाएंगे डिटेल में, उसकी वैल्यू भी बताएंगे, डिराइव करवाने जा रहे हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कभी भी किसी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते आप। क्रिटिकल टेम्परेचर में बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर अबव व्हिच अ गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड बाय एडजस्टिंग एनी प्रेशर वैल्यू। या हम बोल सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर में आल्सो बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर बिलो व्हिच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय एडजस्टिंग प्रेशर वैल्यू। जैसे 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 प्रिसाइजली वैसे डिफरेंस होता है गैस और वेपर में। हम लोग कभी कभी वाटर वेपर्स बोलते हैं, कभी कभी वाटर गैस बोलते हैं। सुनो, जैसे इस रूम में जितना मॉइस्चर होगा ना, मॉइस्चर जो होगा वो मॉइस्चर की वैल्यू हम लोग जो बोलेंगे वो वेपर है, वेपर, गैस नहीं है वो। समझ रहे हो दोस्त? मॉइस्चर का मतलब होता है जिसको आप लोग क्या करोगे, जिसको आप लोग क्या करोगे कि वो मॉइस्चर जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है ना भैया। और जो गैस होती है वो लिक्विड में मतलब प्रिसाइजली डिफरेंस होता है इनमें। जैसे आप एक बात बताओ, वाटर को हम लोग बॉईल करते हैं, वेपर्स बनती है, मान लो 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर कैसे होगा, वेपर स्टेट में होगा। तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग उसको फिर से कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग प्रेशर वैल्यूज, प्रेशर इधर उधर करके। लेकिन कोई बोले वाटर की वेपर है, स्टीम 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको आप कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते, तो उसे गैस बोलते हैं। समझ रहे हो? जैसे सुन लो, कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर एनसीईआरटी में दिया है, कभी उठा के देख लेना, एनसीईआरटी में गैसियस स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लिखा है, हम बता रहे हैं उसकी वैल्यू 31 मान लो, 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका मतलब यह है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हुई तो उसको कभी जिंदगी में लिक्विफाई नहीं कर सकते, तुम कुछ भी कर लो, कितना भी प्रेशर ऊपर नीचे कर लो। लेकिन अगर वो 31.1 के नीचे हुई तो आप लिक्विफाई कर सकते हो, प्रेशर इधर उधर एडजस्ट करना पड़ेगा, कम ज्यादा है ना। तो क्रिटिकल टेम्परेचर की ये डेफिनेशन होती है, क्रिटिकल टेम्परेचर में बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर अबव व्हिच अ गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड बाय एडजस्टिंग एनी प्रेशर वैल्यू। या क्रिटिकल टेम्परेचर में आल्सो बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर बिलो व्हिच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय एडजस्टिंग प्रेशर वैल्यूज। अभी डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है। तो कोई बोले अच्छा ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सपोज करो 31.1 क्रिटिकल टेम्परेचर है और कार्बन डाइऑक्साइड हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे गिवन है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम प्रेशर कुछ लगाएंगे लिक्विफाई करने के लिए?
तो उस करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग मतलब वही क्रिटिकल प्रेशर आएगा, वो उसकी प्रेशर की वैल्यू आएगी, वैसे क्रिटिकल वॉल्यूम आएगा, वो सब कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है भैया? और जो क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम है, वॉन डेर वाल गैस को कंसिडर करके निकाले जाते हैं। समझ रहे हो भैया? तो लिखिए, आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले लिखिए, गैसेस को लिक्विफाई करने के दो तीन तरीके होते हैं। पहले तो आप लोग लिखो, अभी बता रहे हैं, सब बताएंगे। पहले लिखिए एंड्रयूज आइसोथर्म। एंड्रयूज, ये केमिस्ट का नाम है, एंड्रयूज आइसोथर्म। आइसोथर्म, एंड्रयूज आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर पे एंड्रयूज ने कुछ किया। एंड्रयूज आदमी का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, उसने कांस्टेंट टेम्परेचर पे कुछ किया होगा, उसे एंड्रयूज आइसोथर्म बोल रहे हैं। देखो दोस्त क्या करने वाला है, इसने क्या किया, किसने क्या किया, गैसेस को लिक्विफाई करना शुरू किया। उसने बोला कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई गैस ले ली और उसको पिस्टन लगा के, पिस्टन ऐसे लगा दिया। तो पिस्टन का मतलब ऊपर उसको पूरा एडजस्टेबल है, वो एडजस्ट कर सकता है ऊपर नीचे, और अंदर कोई गैस भर दिया है। गैस रादर आई शुड से प्रिसाइजली वेपर भर दिया है, वेपर। वैसे क्रिटिकल टेम्परेचर नीचे अगर कोई गैस होती है तो उसको प्रिसाइजली वेपर कहना सही होता है, और क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर कोई चीज होती है ना, कोई वेपर, तो उसको गैस कहते हैं, है ना। अगर प्रिसाइज कोई पूछेगा कि गैस और वेपर में डिफरेंस क्या है, तो हम लोग तो वैसा ही बोल देते हैं ना, हम लोग तो कभी ध्यान नहीं देते, हाँ वेपर है, यहाँ पे क्या है, वाटर की वेपर्स घूम रही है, वाटर गैस है, ऐसे बोल दोगे। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे है या ऊपर है, उसके बेसिस पे वो वर्ड्स यूज किए जाते हैं। चूज योर वर्ड्स केयरफुली, ऐसे बोलते हैं ना कि भाई CO2 गैस कब कहोगे, जब 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कही जाएगी, क्योंकि 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कभी भी CO2 को लिक्विफाई नहीं कर सकते, तो वो गैस ही कही जाएगी। उसके नीचे वेपर की कैटेगरी कह सकते हो कि वेपर है, उसको हम लोग कंडेंस कर सकते हैं। ठीक है दोस्त। वैसे वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर जानते हो कितना होता है? 373 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर बता रहे हैं, वो केल्विन नहीं है, 373 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है 373 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर वाटर है वेपर स्टेट में या उसके ऊपर है तो आप लिक्विफाई नहीं कर सकते, उसके नीचे है तो उसको लिक्विफाई करके वाटर लिक्विड बना सकते हो। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है दोस्त? तो सुनिए, एंड्रयूज ने क्या किया, उन्होंने क्या बोला, कोई वेपर ले लिया, वेपर पे क्या किया, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर T ले लिया, T1 टेम्परेचर, उस पे इसको पिस्टन को ऐसे कंप्रेस करते गए, मतलब उसको दबाते गए नीचे की तरफ, दबाते गए मतलब प्रेशर की वैल्यू एडजस्ट किया, तो देखा एक टाइम पे ये जो गैस है वो कंप्रेस होते होते इतनी कंप्रेस हो गई कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मॉडरेट प्रेशर होता है वो आ गया, मतलब 2 to 10 डायमीटर की डिस्टेंस रह गई, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो गए और वो लिक्विड बन गई। उन्होंने बोला ठीक है, फिर कोई दूसरा टेम्परेचर लिया, उस पर भी किया, ऐसा प्रैक्टिकल किया एंड्रयूज ने। वेपर लेते थे, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लेते थे और पिस्टन को नीचे ऊपर शिफ्ट करते थे, कहीं कोई वैल्यू मिलती थी प्रेशर की जिससे वो वेपर कंडेंस होकर लिक्विड की ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती थी। तो बोलते थे हाँ भाई, इसका मतलब है कि एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे लिक्विड बन रही है, वेपर कंडेंस की जा सकती है। ऐसे करते करते देखा एक टेम्परेचर आया जिसपे जब इसको कंडेंस करने लगे तो बस जस्ट एक ड्रॉप वेपर कंडेंस होकर लिक्विड में बनी, फिर नहीं बनी। तो उन्होंने बोला एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बियॉन्ड हम कितना भी कंडेंस कर लें, इसको कंप्रेस कर लें, लिक्विड नहीं बनने वाली, वो क्रिटिकल टेम्परेचर है। ठीक है भैया, उसके बेसिस पे इन्होंने ग्राफ बनाया। देखो दोस्त, समझाना जरूरी था, नहीं तो कोई बोले आप डायरेक्ट शुरू कर दीजिए। देखिए समझाया उन्होंने, उन्होंने बोला कि प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ग्राफ, वाई एक्सिस प्रेशर, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम, प्रैक्टिकल ग्राफ है। सुन लो पहले, ऐसे ना बनाओ। इन्होंने बोला एक हाइपोथेटिकल हीप है, हीप मतलब ऐसे ढेर होता है ना, ऐसे हीप, हाइपोथेटिकल हीप। रुक जाओ साले, क्यों बातें कर रहे हो? हाइपोथेटिकल हीप अज्यूम किया उन्होंने, हाइपोथेटिकल हीप। उन्होंने बोला कि हम कोई वेपर है जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, उसको कंडेंस करोगे, तो कंडेंस करोगे तो वॉल्यूम कम होगा, रादर कंप्रेस करोगे, ऐसे कंप्रेस, तो कंप्रेस करोगे वॉल्यूम कम होगा ना। ये मत सोचना कैसे बना, अभी हम बता रहे हैं। कम होगा ये वॉल्यूम, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर भी तो बढ़ता जाएगा, अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो उन्होंने बोला ऐसे ग्राफ आता है, ऐसे, रुकिए, ऐसे ग्राफ आता है, इन्होंने ऐसे बोला, फिर बोले एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है और
इसके बाद ये ग्राफ ऐसे ऑलमोस्ट वर्टिकल निकाल दिया उन्होंने, ऑलमोस्ट वर्टिकल है। अभी बताते हैं, लिखना नहीं कुछ भी, नहीं तो ग्राफ ही गलत बना लोगे। फिर दूसरा ग्राफ उन्होंने बताया ऐसे कि थोड़ा कर्व लेता हुआ ग्राफ है, हल्का सा कर्वेचर। और फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बताया एंड्रयूज ने, सिग्निफिकेंस समझना अभी। फिर एक ऑलमोस्ट वर्टिकल ग्राफ है, फिर ऐसे एक ग्राफ बनाया इन्होंने, ये हल्का सा कर्व लेता हुआ कर्वेचर, फिर स्ट्रेट लाइन है, फिर ऑलमोस्ट वर्टिकल ग्राफ है, और लास्ट में फिर ऐसे ही सेकंड लास्ट ऐसे, फिर एक स्ट्रेट लाइन और फिर ऑलमोस्ट वर्टिकल, और एक ग्राफ ऐसे निकाला है, ऐसे आया और जस्ट यहाँ पे टच करके ऐसे निकल गया। कोई बोले ये क्या है, ये हाइपोथेटिकल हीप आपने बनाया। अरे हीप वैसे ही बना दिया है उन्होंने अपना देख के, मतलब जहाँ पे ये शार्प एजेस बन रही हैं, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट जहाँ पे है, नॉन डिफरेंशियबिलिटी जानते हो, कंटिन्यूटी जानते हो, कोई बात नहीं, नहीं जानते हो ना, जहाँ पे ग्राफ चेंज हो रहा है थोड़ा बहुत, बस उसे, ठीक है, आप ये देख लो, इसको नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स बोलते हैं। और यहाँ पे जस्ट ऐसे निकल गया। तो एंड्रयूज ने बोला हमने T1 टेम्परेचर पे जब ये ग्राफ बनाया था, रुक जाओ बे, वॉल्यूम यहाँ पे, T1 टेम्परेचर पे ये ग्राफ बनाया, फिर T2 टेम्परेचर पे बनाया, T3 पे बनाया, T4 पे बनाया और T5 पे। जो T5 था उसी को उन्होंने बोल दिया था TC, TC बोले तो क्रिटिकल, T क्रिटिकल बोल दिया था, T5 मतलब T क्रिटिकल। अभी रुक जाओ, सब समझाएंगे दोस्त, थोड़ा सा क्या होता है ना, जब डिफिकल्ट चीजें बतानी होती है थोड़ा सा हमें जरूरत होती है कुछ चीजों की, तो हम आपको बता रहे हैं। एंड्रयूज ने ये बोला, आप सुनिए, वो वेपर वाला है, बोले पिस्टन बहुत ऊपर था, बहुत ऊपर था, हमने पिस्टन को नीचे लाना शुरू किया, नीचे लाना शुरू किया तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। मान लो T1 टेम्परेचर पे उसमें गैस रखी हुई थी, पिस्टन बहुत ऊपर था, T1 टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, मेंटेन करके आपने पिस्टन कंप्रेस करना शुरू किया, कंप्रेस करना शुरू करोगे, उन्होंने करना शुरू किया, देखा भाई एक ऐसा पॉइंट आ रहा है, एक ड्रॉप लिक्विड की बन गई, नीचे उनको लिक्विड दिख गया, खुश हो गए वो। फिर बीच में और प्रेशर, अच्छा जैसे लिक्विड बना तो देखा उन्होंने कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है, ये बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई उन्होंने, उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने, और देखा कि ऐसे प्रेशर अगर और कम, रादर वॉल्यूम और कम करते जाओगे तो वॉल्यूम कम करके यहाँ पे पूरा का पूरा लिक्विड आ गया। उन्होंने बोला ये पॉइंट जो है T1 टेम्परेचर पे एक ऐसा पॉइंट है कि जब पहली वेपर कंडेंस होकर लिक्विड बनी होगी, एक ड्रॉप लिक्विड बनी होगी, और ये वाला पॉइंट ऐसा है जहां पे पूरा का पूरा वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया होगा, सब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, समझ रहे हो। उन्होंने चेक करके देखा प्रैक्टिकली, वो आपको बता रहे हैं। उन्होंने क्या किया, वेपर ले लिया कुछ 2-4-10 मोल ले लिया, वेपर 1 मोल ले लिया, कुछ भी, उसको खूब पिस्टन लगा के ऊपर रोके हुए हैं, तो वेपर उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, T1 टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, पिस्टन का ऊपर चढ़ गए साले के ऊपर, उसको नीचे ऐसे धीरे धीरे लेके आना शुरू कर दिया, समझ रहे हो भैया। नीचे लाते गए देखे टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, देखा एक ऐसा पॉइंट आया, एक पर्टिकुलर प्रेशर की वैल्यू आई जहां पे एक ड्रॉप लिक्विड के नीचे गिर गई टिप से कंडेंस होके। उन्होंने बोला अच्छा कंप्रेस कर रहे हैं, लिक्विड बन गया, तो उन्होंने और कंप्रेस करना पिस्टन को नीचे शुरू किया। थोड़ी देर बाद देखा उन्होंने कि सारा का सारा वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो उन्होंने बोला अच्छा T1 टेम्परेचर पे ऐसा हो रहा है, अब हम एक काम करते हैं, अच्छा फिर जब लिक्विड पूरा बन गया तो लिक्विड तो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, जानते हो, प्रैक्टिकली थोड़े से कंप्रेसिबल भी होते हैं, इसलिए अब तुम प्रेशर कितना भी इनफाइनाइट कर दो, वॉल्यूम में देखो बहुत कम चेंज हो रहा है, इतने से वॉल्यूम चेंज के लिए प्रेशर कितना इनफाइनाइट ले जाना पड़ रहा है, इसका मतलब सारा का सारा वेपर यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो गया होगा, नहीं समझ रहा हो। इस ग्राफ का वर्टिकल रीजन होने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब लिक्विड हो गया और लिक्विड ऑलमोस्ट नॉन कंप्रेसिबल होता है। फिर उन्हें एंड्रयूज ने बोला ऐसा अब हम किसी दूसरे टेम्परेचर पे लेते हैं, उन्होंने T2 टेम्परेचर लिया, उस पर भी खूब दूर से पिस्टन ऊपर रखा था, उसको नीचे लाना शुरू किया, धीरे धीरे पिस्टन पे उसको दबाना शुरू किया, वॉल्यूम कम होता गया, एक टाइम आया फिर एक ड्रॉप लिक्विड की बन गई, और कंप्रेस किया तो देखा कि भाई पूरी की पूरी लिक्विड बन गई, लेकिन देखा कि अब जो प्रेशर की रेंज है या अब जो वॉल्यूम की रेंज है वो कम ही रेंज में जल्दी से बन गया, समझ में आ रहा है, ये कम होता जा रहा है, तभी तो ये पॉइंट्स बनाए। ऐसे कई टेम्परेचर्स पे देखना शुरू किया उन्होंने, देखते गए T4 पे भी ऐसे ही बन गया लिक्विड, जब T5 टेम्परेचर पे आए वो उसी गैस का वेपर का, तो कंप्रेस करते करते चलते चले गए, देखे साला लिक्विड ही बन रहा है, एक जगह उनको एक पॉइंट पे एक ड्रॉप लिक्विड की बनी और फिर बनी ही नहीं, तो उन्होंने बोला ऐसा क्या है कि एक ड्रॉप जस्ट लिक्विड की बन गई, लिक्विड की एक ड्रॉप बन गई, इसका मतलब लिक्विफाई होने की टेंडेंसी तो है, टेंडेंसी तो है ना, इसका मतलब बस नहीं बना लिक्विड का ड्रॉपलेट, तो इसका मतलब है वेपर से वेपर ही रह गया, तो उस करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर को बोला कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर है।
समझ में आ रहा है? इसका मतलब है इसके ऊपर अगर तुम कोई जाओगे तो ग्राफ ऐसे निकल जाएगा, लिक्विड बनेगा ही नहीं। लेकिन उसके नीचे आओगे तो ये लिक्विड प्लस वेपर का रीजन है। इस रीजन को बोलते हैं, इस पूरे रीजन को, मतलब इस पूरे रीजन को बोलते हैं लिक्विड प्लस वेपर रीजन। रुक जाओ बे, रीजन, रीजन मतलब एरिया, इसको बोलते हैं लिक्विडस रीजन। पूरा लिक्विड का रीजन है ये, लिक्विडस रीजन, मतलब लिक्विड बन चुका है ना। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, वेपरस रीजन, वेपरस रीजन। पहले ग्राफ बनाने दो, अब पहले हमको समझा लेने दो फिर बनाना। इसका मतलब जब आपने वेपर को कंडेंस करना शुरू किया और अदर कंप्रेस करना शुरू किया, एक ऐसा पॉइंट मिला जिस पे एक ड्रॉप लिक्विड की बनी, फिर उसके बाद आपने और कंप्रेस किया तो लिक्विड वेपर का मिक्सचर दिखेगा ना उसमें, अभी नीचे लिक्विड ऊपर वेपर, और कंप्रेस करते जाओगे सारी की सारी वेपर कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। वो पॉइंट ये है। तो जैसे हम उनको मिलता रहा तो यहाँ डॉट लगाते गए, ऐसे डॉट डॉट, किसी दूसरे टेम्परेचर पे डॉट डॉट, तीसरे टेम्परेचर पे डॉट डॉट, ऐसे करके फिर इन सबको मिला एक हाइपोथेटिकल हीप बना दिया। हीप का जो एपेक्स है, वर्टेक्स है, वो क्रिटिकल टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग वाला वर्टेक्स है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनसीईआरटी में लिखी है, ये ग्राफ भी बनाया है, थोड़ा दूसरे तरीके है। उन्होंने बोला है कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और ग्राफ बनाया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना ऐसे। तो सब लिक्विफाई कर सकते हो। 31.1 पे ये वाला ग्राफ निकाल दिया है ऐसे जस्ट, मतलब CO2 गैस को अगर लिक्विफाई करना है तो उसके नीचे ही लिक्विफाई होगा। समझ में आ रहा है भैया? ये एंड्रयूज ने एक्सपेरिमेंट करके बताया, एक्सपेरिमेंट करके अलग से। तो उन्होंने बोला ये एंड्रयूज का आइसोथर्म है, क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये T1 पे पूरा ग्राफ है, ये पूरा ग्राफ T2 पे है, ये पूरा ग्राफ T3 पे है। कैसे किया होगा समझ में आ रहा है? वेपर फिल करके कंप्रेस करना शुरू किया किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इसलिए इनको बोलते हैं आइसोथर्म। समझ में आ रहा दोस्त? ये एंड्रयूज ने बोला। तो उन्होंने बोला जो टेम्परेचर, ये जो T5 का टेम्परेचर है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। कोई बोले इस T5 पे एपेक्स के कोऑर्डिनेट्स भी तो होंगे, नहीं समझ रहा हूँ? पीसी वीसी कुछ होगा, अरे वॉल्यूम होगा, कोई प्रेशर होगा। तो जो वॉल्यूम होता है, हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है उसको बोलते हैं वीसी, और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है बोलते हैं पीसी। अरे पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, ये वीसी होगा और ये पीसी होगा। क्यों वीसी पीसी? क्योंकि टीसी के करस्पॉन्डिंग है ये। टी क्रिटिकल का मतलब टीसी बोलते हैं। तो एंड्रयूज ने एक्सपेरिमेंटली ये करके बताया। तुम बोलोगे सर इसमें वॉन्डरवॉल का या किसी रियल गैस का क्या रोल है? एंड्रयूज ने एक्चुअली अलग ये सब काम किया, और अभी थोड़ी देर बाद तुम खुद देखोगे एक्चुअली ये वॉन्डरवॉल इक्वेशन सही बन रहा है। मैथमेटिक्स लगाओगे ना तो आपको पता लगेगा ये सारा ग्राफ एक्चुअली में वॉन्डरवॉल इक्वेशन से ही बन रहा है ये। तो पहले एंड्रयूज ने जो एक्चुअली किया था बिना वॉन्डरवॉल कंसिडर करते हुए, हमने आपको बता दिया, आप लोग फैमिलियर हो गए। और फिर उसके बाद अभी हम बताने जा रहे हैं कि वॉन्डरवॉल से डिराइव भी कर सकते हैं इसको। तो आप पहले ऐसे ग्राफ बनाना, बाद में लिखना लिक्विडस रीजन, लिक्विड प्लस वेपर रीजन और वेपरस रीजन, और ये इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स लिखोगे वीसी पीसी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और टेम्परेचर लिखोगे T5 के करस्पॉन्डिंग T क्रिटिकल या TC। जल्दी करो, आप बनाओ। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट पहले ऑफलाइन वाले पूछने दो। हाँ बताएंगे, अभी थोड़ी देर में बता रहे हैं, ठीक है। हाँ कोई ऑनलाइन वाला क्या पूछ रहा बेटा? सर ये जो प्रेशर का एकदम वर्टिकल होगा सर, ये इसीलिए हुआ है ना क्योंकि सर पूरी लिक्विड बन चुकी है, गैस बची नहीं थी, बिल्कुल, वॉल्यूम चेंज नहीं था। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा ना, पूरा लिक्विड बन गया होगा। आप कितना भी प्रेशर, 1 लीटर पानी अपने घर में ले लो, उस पर पिस्टन लगा के दबाओ, दबेगा क्या? कितना भी प्रेशर लगा लो। समझ रहे हो भैया? तो इसलिए नॉन कंप्रेसिबल है ये, ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइन है। चलो जल्दी बनाओ। सर क्या बेटा? सर ये P वर्सेस V ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बना दी उन्होंने सर? क्योंकि P तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना V के। अरे वो आइडियल गैस के लिए होता है बेटा, आइडियल गैस थोड़ी चल रही है रियलिटी में। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी कहाँ होता है, और प्रैक्टिकली तो ये अलग चीज है ना, समझ रहे हो? अच्छा T5 के बाद T6 भी लिख देते हैं मान लो, लेकिन T6 जो है वो अलग चीज है। चलो बनाओ इसको। हाइपोथेटिकल हीप को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हीप के पॉइंट्स हैं जो एंड्रयूज को नजर आए थे, तो उन्होंने उन पे डॉट लगा दिया था, बाद में इन सारे डॉट्स को कनेक्ट किया था।
और ये प्रैक्टिकल है, एकदम प्रैक्टिकल करके उन्होंने देखा था। और बाद में अभी हम थियरी बताएंगे इसके रिगार्डिंग थियरी तो वॉन्डरवॉल से आती है, लेकिन प्रैक्टिकल चीजें पहले देखो तो भैया। वॉन्डरवॉल, एसी ऑन है ना? एसी ऑन है तो फैन ऑफ कर दो, एसी चलने दो यार। एंट्रोपी फालतू में बढ़ा रहा है वो, ना नॉइज करता है। क्या पूछ रहे हो दोस्त? कोई कुछ पूछ रहा है? अच्छा फैन ना, ठीक है। देखो हम समझ गए तुम फैन ऑफ करने के लिए बोल रहे हो। जादू जानते हैं दोस्तों। चलो जल्दी करो। एंड्रयूज आइसोथर्म ड्रॉ करो, और वो लिक्विडस रीजन, लिक्विड प्लस वेपरस रीजन, और ये वेपरस रीजन अलग से बना लेना, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि एंड्रयूज ने एक्चुअली में क्या किया हुआ था। और फिर हम उसमें अभी एलेबरेट कर रहे हैं, कुछ और चीजें बताएंगे, और बताएंगे कि एंड्रयूज ने एक्चुअली में वॉन्डरवॉल इक्वेशन को ही लिखा हुआ है। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ के बीचों बीच दिख रही है, इसका भी सिग्निफिकेंस है। लिक्विड प्लस वेपर रीजन करके लिखा हुआ है। सर यहाँ पर गैसियस और लिक्विडस रीजन के बीच का ट्रांजिशन हो रहा है ना इस पे? हाँ ट्रांजिशन है, मतलब इस टाइम अगर आप देखोगे, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम रेंज में अगर आप देखोगे, तो आपको लिक्विड भी मिलेगा नीचे और वेपर बची भी रहेगी। समझ रहे हो ना दोस्त? सर इक्विलिब्रियम, मैं साले इक्विलिब्रियम जो बता रहे हैं वो नहीं कर रहा। क्या उठा? हाँ उसका भी सिग्निफिकेंस है। इसका मतलब से टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, जैसे जैसे टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के नियर बाय पहुंचता जाता है, गैस को लिक्विफाई करना डिफिकल्ट होता जाता है। बहुत छोटे रेंज में लिक्विफाई होगी फिर वो, समझ रहे हो ना? क्रिटिकल टेम्परेचर के पास अगर पहुंचते जाओगे तो बहुत छोटी रेंज में लिक्विफाई होगी, इतने वॉल्यूम के अंदर ही, नहीं तो फिर होगी नहीं। सर एग्जैक्ट रुको बता रहे हैं, एक मिनट पहले लिख लो इसे, समझाते हैं ना दोस्त। हाँ टेम्परेचर जैसे आप क्रिटिकल के पास पहुंचते जाओगे तो ईज की बात होती है यहाँ पे, और ग्राफ सभी बताते हैं। ये एक्सटेंट पूछ रहे हैं, अभी बता रहे हैं दोस्त, है ना? सर क्रिटिकल टेम्परेचर पे होगा लिक्विफिकेशन? क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विफेक्शन नहीं होता। क्रिटिकल टेम्परेचर पे जस्ट एक ड्रॉप बन के निकल जाती है, मतलब जस्ट लिक्विफेक्शन की टेंडेंसी होती है, होता नहीं है लिक्विफाई। क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे लिक्विफेक्शन होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे नहीं होता है, नहीं तो वहां लिक्विड नहीं बन गई होती। ऐसे बनाओ जरा, अब लिखिए जरा क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखोगे पहले। सर एक मिनट सर एक। अच्छा जल्दी करो, डेफिनेशन बता। टेम्परेचर तुम 5-6 लिख लो, 10 लिख लो, हमने T5 T6 लिखा है, तुम T4 कर लो। मतलब जहाँ तुम 2-3 टेम्परेचर बनाए हो तो कोई बात नहीं। अरे जरूरी थोड़ी जो हमने 5-6 बनाए उतने ही बनाओ, तुम 6-7 कुछ भी बना सकते हो। लिखो क्रिटिकल टेम्परेचर, डेफिनेशन लिखिए। क्रिटिकल टेम्परेचर TC लिखना, कैपिटल T और सबस्क्रिप्ट में C। क्रिटिकल टेम्परेचर लिखो, इट मे बी डिफाइन एज द टेम्परेचर, TC के लिए लिखो, इट मे बी डिफाइन एज द टेम्परेचर below which, it may be defined as the temperature below which a gas can be liquefied. It may be defined as the temperature below which a gas can be liquefied. It may be defined as the temperature below which a gas can be liquefied by adjusting pressure values. It may be defined as the temperature below which a gas can be liquefied by adjusting pressure values. है ना भैया? By adjusting pressure values. लिखो, और इट में ऑल्सो भी, ऐसे और करके लिखना, और करके। और दूसरी डेफिनेशन, इट मे बी डिफाइन एज, या इट मे ऑल्सो बी डिफाइन एज
or it may also be defined as the temperature above which, or it may also be defined as the temperature above which, or it may also be defined as the temperature above which a gas can never be liquefied, or it may also be defined as the temperature above which a gas can never be liquefied by adjusting pressure values. It may also be defined as the temperature above which a gas can never be liquefied by adjusting pressure values. है ना दोस्त, प्रेशर वैल्यूज एडजस्ट करके आप उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते अगर टेम्परेचर हुआ, ठीक है ना। तो एज पर गिवन ग्राफ, सुनो तो, जो हमने बनाया है हमारे अकॉर्डिंग T5 इज क्रिटिकल टेम्परेचर। हो सकता है आपने इसको T4 लिखा हो, T6 लिखा हो, ठीक है, तो आप लिख लो इन अबव ग्राफ, वही जो भी ऊपर वाला ग्राफ है जो हमने बनाया उसके अकॉर्डिंग T5 टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू T5 इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। अरे हमने T5 को क्रिटिकल बोला है ना, एकदम एरो जस्ट अपेक्स से निकल जा रहा है यहाँ पे। तुम अगर T6 लिखे हो T6 कर लेना, T4 कर लेना, तुम्हारे अकॉर्डिंग। तुमने ग्राफ कितने बनाए हुए, 3-4 जो भी बनाए होगे। तो हम बोल रहे हैं टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू T5 इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका मतलब ये गैस क्रिटिकल टेम्परेचर। समझ में आ रहा है दोस्त? ठीक है, लिखो फॉर एग्जाम्पल critical temperature of CO2 gas is 31.1 degree centigrade. For example, critical temperature of CO2 gas. For example, critical temperature of CO2 gas. है ना? For example, critical temperature of CO2 gas is 31.1 degree centigrade. Critical temperature for CO2 gas is 31.1 degree centigrade. So reason to लिखो, that means CO2 gas can be liquefied below 31.1 degree centigrade. That means CO2 gas can be liquefied. That means CO2 gas can be liquefied below 31.1 degree centigrade by adjusting pressure values. By adjusting pressure. That means CO2 gas can be liquefied below 31.1 degree centigrade by adjusting pressure. CO2 gas can be liquefied by adjusting pressure, है ना, 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे। आप बाकी समझ गए ना, अकॉर्डिंगली इसके ऊपर नहीं कर सकते। यस ये मीनिंग होता है दोस्त, बार बार वही नहीं लिखेंगे। तो एंड्रयूज ने ये बनाया, एंड्रयूज ने जब ये बना दिया तो ये देखा गया, लोगों ने बोला अच्छा ये भाई एंड्रयूज भाई ये बताओ ये बीच में साले हॉरिजॉन्टल लाइन जो बना रखे हो क्या ड्रामा है ये। तो एंड्रयूज इसको एक्सप्लेन करने में थोड़े से अनेबल रहे, बहुत अच्छे से नहीं समझा पाए। बस उन्होंने बोला हमको लग रहा है, मतलब उन्होंने जो प्रैक्टिकली फील किया वो बताया। कोई ने बोला कोई इक्वेशन होती है कैसे तुम्हारे मन में आया साले उछल दिए तुम कुछ भी, मतलब कुछ का कभी कभी भावनाएं भी होती हैं। नहीं देखे थे बोर्स की भावनाएं, नहीं देखे थे MVR इज इक्वल टू NH/2π, ये नहीं जानते बोर का पोस्टुलेट? यस सर। लोगों ने पूछा बोर से बताओ ये कैसे लिखे, बोले ऐसे ही मन किया हमारा लिख दिया। लोगों ने नहीं फिर भी बताओ, बोले ऐसे ही, नहीं बताएंगे हम। बोले साला जानता ही नहीं, फालतू की बात कर रहा है। तो डी ब्रॉगली ने आके बाद में बताया कि बोर बता सही रहे थे, बस उनको पता नहीं था। मतलब एक्चुअली वो मतलब प्रैक्टिकली वो जो भी ऑब्जर्वेशन कर करके उन्होंने बोल दिया ये होता तो है। लोगों ने बोला आया कहाँ से ये तो बताओ, बोले ये एंगुलर मोमेंटम। बोले साले आया कहाँ से? बोले ये नहीं पता हमको। और ये NH/2π H/2π क्यों है, H/4π क्यों नहीं आया? तो बोर काफी परेशान किया लोगों ने, बोर बता नहीं पाया। आखिरी में वो आए थे डी ब्रॉगली, उन्होंने बता दिया था कि कहाँ से आया ये। तो वैसे ही इनसे पूछा गया हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, कोई इक्वेशन होती होगी, क्योंकि कोई भी ग्राफ बनता है तो नॉर्मली वो एक इक्वेशन होती है। तो वो बोले मजा नहीं आ रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस हमें दिख रहा है कि उसको दबा रहे हैं उसको पिस्टन को नीचे, तो कंप्रेस होता जा रहा है और एक ड्रॉप लिक्विड की बनी तो उन्हें खुशी हो गई और थोड़ी देर बाद पूरी की पूरी वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। बोले उस बीच में क्या हुआ? बोले प्रेशर का वेरिएशन ही हमको समझ में नहीं आ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है क्या है? तो उन्होंने देखा बड़ा अजीब सा है, प्रेशर ऊपर नीचे करने पे पूरा हो रहा है, बहुत अजीब सा बिहेवियर है। प्रैक्टिकली वो उस चीज को बता तो दिए लेकिन थ्योरेटिकली समझा नहीं पाए। फिर इन्होंने ही और लोगों ने मिलकर उन्होंने बोला ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो सकती हैं वॉन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट से, सारी चीजें, है ना। तो लिखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ एंड्रयूज आइसोथर्म, एक्सप्लेनेशन ऑफ एंड्रयूज आइसोथर्म, एक्सप्लेनेशन ऑफ एंड्रयूज आइसोथर्म।
with the help of von der Waal equation. Explanation of Andrews isotherm with the help of der Waal equation. क्या करो भाई? नहीं, मास एक था, है ना, पूरा मास भी वही था, अमाउंट वही था, है ना। आइडियल गैस इक्वेशन लगा रहे हो क्या भैया? एक मिनट रुक जाओ दोस्त, तुम लोग को बता रहे हैं, इनका कहना है हाँ टेम्परेचर डिफरेंट है। टेम्परेचर सेम है तो ऐसा कौन सा रिलेशन है कि डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट वॉल्यूम, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता भैया। हाँ, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर नहीं, आप ये कह रहे हो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये कह रहे हो ना, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे मास सबके सेम आ रहे हैं। हाँ, जनरली ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ती है। अच्छा, थोड़ा सा रिलेटिवली हायर टेम्परेचर पे है। अच्छा रुको रुको, बता रहे हैं अभी, है ना, आपका डाउट है कुछ जेन्युइन, अभी बताते हैं, रुक जाओ। देखिए दोस्त, हमारी बात सुनिए, तो आप एक काम करो, वॉन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, हमारी बात सुनिए, आप 1 मोल लिखिए, वॉन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 1 मोल ऑफ गैस लिखो, वॉन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 1 मोल ऑफ गैस। सर वॉन डर वाल, वॉन की स्पेलिंग वी होती है भैया, वी, वॉन डर वाल। अरे वॉन डर वाल आएंगे बहुत मारेंगे थप्पड़ थप्पड़, अरे नाम बदनाम करते हो उनका। वॉन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, वॉन डर वाल, और दीवाल वाला वॉल नहीं है ये, वॉल वाला, वॉन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 1 मोल ऑफ गैस। सुनो तो, इसकी वैल्यू जो होती है ये होती है, रुको, इसकी वैल्यू होती है RT, हम 1 मोल के लिए RT अपॉन VM माइनस B माइनस A अपॉन VM स्क्वायर, नहीं होता ये, यही होता है। अब एक काम करो तुम, ये वॉल्यूम में क्यूबिक इक्वेशन है, नहीं होती, वॉल्यूम में क्यूबिक नहीं है ये, इधर उधर मल्टीप्लाई करो वॉल्यूम में क्यूब बनेगा। तुम हमको ये बताओ, ये VM क्यूब माइनस समथिंग टाइम्स आएगा VM स्क्वायर प्लस समथिंग टाइम्स आएगा VM प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0। चलो बताओ क्या आएगा ये समथिंग समथिंग है क्या? ये क्यूबिक इक्वेशन है। अब हम भी बनाए क्या इसको? मतलब शर्म नहीं आती साले, हमसे बनवाओगे तुम लोग, इसको बना के हमको बताओ VM क्यूब। अच्छा, VM क्यूब का कोएफिशिएंट 1 रखना। अरे VM इधर मल्टीप्लाई करो, P आएगा कहीं पे, T आएगा, R आएगा, A आएगा, B आएगा, VM क्यूब का कोएफिशिएंट 1 रखना। VM स्क्वायर का सर कोएफिशिएंट है P प्लस RT बाई P। बहुत प्यारा दोस्त। और सर VM का कोएफिशिएंट है A बाई P। और बताओ। और सर कांस्टेंट है माइनस AB बाई P। ये कुछ किसी ने बताया, गलत सही हो सकता है, तो ये मत सोचना बस यही तुम छाप दो साले, भी कॉपी देख रहे हैं तुम लोग की। अपने मन से कर लो, क्यूबिक इक्वेशन नहीं बना सकते हो क्या दोस्त? VM क्यूब माइनस, सब लोग बनाओ इसको, हम चाहते हैं तुम थोड़ा कॉपी में लिखो 2-4-10 लाइनें, मल्टीप्लाई करो इधर ऐसे VM क्यूब, इधर उधर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई, और फिर वेरिएबल से, जैसे एक तरफ सारे VM क्यूब वाले एक तरफ कर लो, VM स्क्वायर वाले एक तरफ कर लो, फिर बताओ, समझ रहे हो भैया? करके बताओ, करके देखो, अच्छा लगेगा। यही आ रहा है, बहुत बढ़िया, 2 लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ अच्छा, 3-4-5 लोग हो गए, बहुत अच्छे दोस्त। और कोई? तो बताओ, ये जो 5-6 लोग बोल रहे हैं, वो ऑनलाइन ऑफलाइन 7-8 लोग, 8-10 हो गए होंगे अब तक। ये सही लिखे हैं क्या? माइनस प्लस देख लेना, हमने कहीं माइनस प्लस गलत तो नहीं किया? अच्छा ठीक।
है दोस्त, हो गया? बताओ भाई तुम लोग इधर पीछे वाले मिडिल रो में, मिडिल रो वाले भैया तुम लोग करोगे नहीं दोस्त? करोगे भैया? करो, तुम्हें लोग बताओ थोड़ा सा कैलकुलेट करके, मल्टीप्लाई करो। अरे डेयर किया करो, हम कुछ कहेंगे थोड़ी, गलत सही करोगे थोड़ा कुछ सीखोगे ही तुम लोग, कुछ ऐसा थोड़ी होता है कि हम डांटेंगे किसी को। अरे करो, मतलब ट्राई करो, कहीं ना कहीं डेयर तो करोगे ही सॉल्व करने का। यस सर, यही आ रहा है। चलो, क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है ये, बहुत बढ़िया। अब देखो, अरे कर लेना, अब रुक जाओ, हो गया सबका। आर लिख रहे हो, न जाने साला क्या लिख रहा है, आर को पी लिखता है। चलो देखो, इधर सुनो, अब हमारी बात सुनिए। क्यूबिक इक्वेशन ये जो है, सुन तो लो भैया, क्यूबिक इक्वेशन जो है इसमें एक कंडीशन होती है, ये चारों क्वाड्रेंट में इसको ड्राइव आप लिख नहीं सकते, तो तुम्हारे लिए पीछे कुछ सीट वीट व्यवस्था करा देते हैं, सो लो थोड़ी देर तुम। मेरे को नहीं पढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, नींद आती है, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, कुछ डांटते थोड़ी है, कोई क्लास में फालतू काम ना करो। नींद आ रही, तुम थोड़ी देर पीछे रेस्ट कर लो, लेकिन कवर कर लेना इसको, ठीक है? अरे पीछे बैठो यार, यहीं पे हेड डाउन कर लो। अरे कर लो हेड डाउन, कुछ कह रहे हैं क्या? अब यार ऐसे करोगे तुम, अंदर अंदर तुमको लगेगा, देखो मतलब ऐसा कौन सी साले मीठी मीठी लोरियां सुनाते हैं कि तुम लोग नींद आती है? ऐसी कौन कौन सी मीठी मीठी बातें करते हैं कि तुमको मजा आ रहा, प्रवचन एकदम आंख बंद करके एकदम जैसे नशे में चल रहे हो, मजा आ रहा है एकदम। देखो दोस्त, ऐसा है, वो बात मतलब ऐसा नहीं, देख एक होता है जैसे इन केस कोई रात में पढ़ता हो या कहीं पे ट्रैवल करके आओ, कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, तो अगर नींद आती है थोड़ी देर सो जाया करो। हमारी क्लास में ऐसा कोई हो नहीं, लेकिन अब साले इसको सोने का अड्डा ना बना लेना तुम लोग। एक दिन हम बोल रहे हैं, कल को आगे 4-5 ऐसे पड़े हो, उसी में उठा रहे हैं, उठो उठा, कहाँ है हम? ऐसे मतलब अगर कुछ ऐसा है तो आप रेस्ट कर लो, लेकिन जो भी रेस्ट करो फिर बाद में कवर जरूर कर लिया करो, है ना? कि कवर करने में आपको ऐसा ना हो कि भाई अब ये नहीं क्लास में आ रहा हो नींद में और फोन लगा के अपना हाय हेलो कैसे हो शुरू कर दिया। क्या चल रहा है भाई जिंदगी में? ये सब ना करो, मतलब थोड़ा सा लिखता रहता है ये, लेकिन कभी कभी इसमें ये ऐसे ऐसे कर थोड़ा सा अच्छा थोड़ी लगता है यार, और झटके ले रहे हो साले उसमें ऐसा कि तुम का कुरकुरे खा के तुम्हारा दिमाग मेरा एक्टिव हो गया तो अच्छा, मतलब ऐसा हमको लगा वही, इसीलिए साले चिप्स लेके नहीं आते हो तुम। और एक साथ 5-6 पैकेट लेके आता है, इतना ढेर सारा ऐसे फोटो के लेके, सर खाएंगे क्या? चलो देखो दोस्त, तो ये VMQ वाला हो गया। इसमें कंडीशन ये होती है कि कभी प्रेशर वॉल्यूम नेगेटिव हो नहीं सकता, ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, कभी भी नेगेटिव। क्या भैया, वाई एक्सिस एक्ट एक्सिस थोड़ी है ये, और सारे क्वाड्रेंट में थोड़ी जा सकता है, प्रेशर वॉल्यूम नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो क्यूबिक इक्वेशन हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो 2 सॉल्यूशन होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन होती है 3 सॉल्यूशन होते हैं, है ना? भाई 4 वाली पावर की होगी तो 4 सॉल्यूशन होंगे, तो ऑब्वियसली इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, और तीनों सॉल्यूशन का VM वाले आएंगे। अरे एक्स सुनो तो, अरे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो होता है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 कहते हो। तो जब तुम कहते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसको कह देते हो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा बीटा 2 रूट मान लिए। तो इसमें भी हम लोग ऐसे VM क्यूब में 3 है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं VM माइनस V1 इंटू VM माइनस V2 इंटू VM माइनस V3 इक्वल टू 0, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? Yes, sir. 3 रूट मान लेते हैं इसके भी, तो 3 रूट अगर मानते हो इसके, तो भाई वो तीनों रूट आप वही फिर उसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करने के बाद कुछ आएगा, अभी रुक जाओ, लिखना नहीं, एक्सपेंड करने के बाद कुछ आएगा, इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। अब रुकिए, ये इक्वेशन हो गई, इसको कॉपी कर लियो, हम हटाने जा रहे हैं इसको। अब हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, टेंटेटिव एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं, रुकिएगा अभी। अच्छा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ जाता है उसका dy/dx 0 कितने पॉइंट पे होता है? 1 पॉइंट पे ना। अबे स्लोप 0 एक ही जगह पे तो होता है। Yes, sir.
तो क्यूबिक इक्वेशन होगी तो उसका स्लोप कितनी जगह 0 होगा? 2 जगह 0 होगा। बहुत बढ़िया दोस्त, रुकिएगा अभी। इसका हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो देखो, ये हमने बोल दिया वॉल्यूम है और यहाँ पे बोल दिया प्रेशर है। अब इसका ग्राफ टेंटेटिव, रुक जाओ अभी, ऐसे ग्राफ आता है, रुकिएगा अभी, मतलब जल्दी नहीं बताओ, पहले साले का हीप ही बना देते हैं हम इस तरीके। हाइपोथेटिकल हीप एंड्रयूज वाला पहले ही बना दे रहे हैं, एग्जैक्टली मैच करता था वो एंड्रयूज वाले से। फिर एक दूसरा, अच्छा ऐसे, रुकिएगा अभी। वॉन डेर वाल का जब क्यूबिक वाली इक्वेशन बनाई गई तो देखा गया किसी पर्टिकुलर, देखो प्रेशर की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, 0 कैसे हो जाएगी, प्रैक्टिकली थोड़ी पॉसिबल है। तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ प्रेशर पे इसके 3 रूट आएंगे, तो 3 रूट आएंगे, 0 पे थोड़ी होगा कि कोई बोले यहाँ कट करेगा, साले कट करेगा, प्रेशर 0 प्रेशर -2, कहना क्या चाहते हो भाई? ऐसे थोड़ी होगा मतलब। और फिर ऐसे किसी दूसरे प्रेशर पे भी इसके 3 रूट आए, लेकिन ये रूट्स अगर आप देखोगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर, जैसे ये T1 है नीचे वाला एकदम, इसके ऊपर वाला T2 है, इसके ऊपर वाला T3 है, इसके ऊपर वाला T4 और इसके ऊपर वाला T5। तो उन्होंने बोला जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हो, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 और ये T4 T5 एंड सो ऑन, तो बोले बहुत कम स्पेस में इसे लिक्विफाई कर सकते हैं। अभी इसका सिग्निफिकेंस बता रहे हैं, ये क्रेस्ट और ट्रफ बनता जा रहा है। क्रेस्ट और ट्रफ समझते हो ना, ऐसे हायर लोअर लोअर हायर ऐसे करके, ट्रफ क्रेस्ट ऐसे। बोले एक ऐसा टेम्परेचर आ रहा है जहां पे आप इसको जस्ट ऐसे ये पास करके निकल जा रहा है। तो बोले यार या तो एंड्रयूज जैसा ही दिख रहा है, और प्रैक्टिकली एंड्रयूज वाले जब टेम्परेचर स्पेशली लिए T1, तो जो एंड्रयूज का ये वाला कॉर्नर था, ये वाला कॉर्नर, ये दोनों मैच कर रहे थे हीप के। T2 टेम्परेचर पर देखा तो जैसे एंड्रयूज जो सोच रहे थे वही वाला ये वाला कॉर्नर मैच किया, फिर ये वाला एंड्रयूज इसको रेक्टिफाई करके हॉरिजॉन्टल लाइन बना दे रहे थे। वॉन डेर वाल ने बोला कि एक्चुअली हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, ये ऐसे होता है ऊपर नीचे, मतलब प्रेशर घटना बढ़ना। इसका मतलब है जब एक ड्रॉप लिक्विड की बनती है, आपने क्या किया था, पिस्टन लगाया था, कंप्रेस करना शुरू किया था। एक ड्रॉप जैसे ही लिक्विड की बनती है, उस टाइम प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन बड़ा ही अजीब होता है। वॉल्यूम ऑल्दो कम होता जा रहा है, देखो वॉल्यूम वाली एक्सेस कम होती जा रही है, लेकिन प्रेशर जो है ऊपर नीचे ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता है। समझ रहे हो भैया? वो समझ नहीं पाए थे एक्चुअली क्या था ऐसे फ्लक्चुएशन, तो मतलब वो करा रहे थे आइसोथर्म एंड्रयूज, उनको बड़ा शौक, चल क्या रहा है भाई? उन्होंने बोला साले हॉरिजॉन्टल लाइन कर दो, कौन पूछ रहा है, मतलब वो समझ नहीं पाया ना, पूछते एक्सप्लेन करने को लोग पूछते थे। समझ में आ रहा है भैया? तो एक्सप्लेनेशन ना देने की वजह से उन्होंने हॉरिजॉन्टल कर दिया था। फिर वॉन डेर वाल ने बोला नहीं, ये अजीब तो होता है लेकिन इसको वॉन डेर वाल इक्वेशन से बता सकते हैं। तो एंड्रयूज आइसोथर्म एक्चुअली में वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट ही है, बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन थी, वो इसलिए हॉरिजॉन्टल कर दिया था उन्होंने, क्योंकि उनको खुद शॉकिंग लगा था कि जब एक ड्रॉप लिक्विड की बन गई तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, तो एक ड्रॉप बनी और कंप्रेस कर दो साले को, तो और लिक्विड बन जाए। उन्होंने देखा थोड़ी देर तक तो हमारा प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ता जा रहा है, फिर देखा थोड़ी जब लिक्विड बन गई तो प्रेशर अपने आप घटने लगा और तब भी लिक्विड बनती चली जा रही है। नहीं समझ रहे हो? प्रेशर अपने आप डिक्रीज होने लगा। बोले भाई लिक्विड बन रही है, प्रेशर डिक्रीज कैसे होने लगा? उसको वो एक्चुअली फैक्ट था उनके लिए, वो उनके लिए फैक्ट था, वो जो कि इस इक्वेशन से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है भैया? कि मतलब एक टाइम तक हमें लग रहा था हम पिस्टन दबाते जा रहे हैं, लिक्विड बनती जा रही है, ठीक है, यहाँ तक भी चल गया कि प्रेशर सडनली जब एक ड्रॉप लिक्विड की बनी थी ना, तो जो एक्सपेक्टेड प्रेशर था उससे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ा था थोड़ा और लिक्विफाई करने के लिए, जैसे रेजिस्ट कर रहा हो कि फर्दर हम लिक्विफाई नहीं होंगे। और थोड़ी दूर तक अगर आप लिक्विफाई कर ले रहे हो तो उसके बाद एक तरह से ईज हो गया, आपने प्रेशर छोड़ दिया तब भी वो अपने आप लिक्विड बन गया। नहीं समझ रहे हो? जैसे तो ये प्रैक्टिकली उनको ऑब्जर्व हुआ, तो उन्होंने बोला इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो उन्होंने बोला हॉरिजॉन्टल लाइन है, हम ये बता रहे हैं यहाँ पहली ड्रॉप लिक्विड की बनेगी, यहाँ सब लिक्विड बन जाएगा, बीच में क्या है वो बाद में बताएंगे। समझ रहे हो?
तो वॉन्डरवॉल इक्वेशन के उसको एक्सप्लेन कर दिया गया कि एक्चुअली में जब एक ड्रॉप लिक्विड की बनती है तब अगर आप पिस्टन को लगा रहे हो तो पिस्टन पे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, सडन इंक्रीज हो रहा है प्रेशर का ये। लेकिन एक टाइम तक आपने मेहनत की, फिर देखा आपको उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, पिस्टन को धीरे धीरे भी नीचे ले जा रहे हो, लिक्विड बनती चली जा रही है। एक बार देखा प्रेशर कम भी करना पड़ गया, इवन इससे बहुत कम करना पड़ गया, या आपने कुछ नहीं किया तो प्रेशर जब रीड किया आपने उसमें बैरोमीटर जो भी आपने लगाया था तो उसने रीड किया प्रेशर तो बहुत कम है, फिर भी अपने आप एक तरह से लिक्विड बनती चली जा रही है। ये प्रैक्टिकल चीज है जो कि एक्चुअली में वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट से आ रही है। उन्होंने बोला ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर की तरफ लेते चले जाओगे तो क्या होगा दोस्त, एक टेम्परेचर आएगा जहां पे जस्ट एक ड्रॉप लिक्विड की बनेगी, फिर कुछ नहीं होगा, उसे क्रिटिकल टेम्परेचर, इसके अकॉर्डिंग T4 को TC बोलेंगे। तो सुनो, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, एट TC या एट पॉइंट Q, रुक जाओ, इस पॉइंट Q पे क्या है, सारे रूट्स कोइंसाइड हो गए। अबे ये V1 था, ये V2 और ये V3, मान लेते हैं V1 V2 V3 तीन रूट थे इसके, तो ये V1 V2 V3 देखो आप ये मर्ज करते हैं, ऐसे कोइंसाइड करने की स्टेट में आते जाते हैं जैसे टेम्प, तो इसका मतलब जो क्रिटिकल टेम्परेचर है रादर एट पॉइंट Q, तो एट पॉइंट Q V3 V2 की तरफ भाग जा रहा है, V1 भी V2 की तरफ भाग जा रहा है, मतलब V1 V2 V3 एक ही हो गए, समझ रहे हो। तो Q के कोऑर्डिनेट्स अगर हम बोल देते हैं VC, PC है, सुन लो भैया, Q के कोऑर्डिनेट्स अगर VC, PC है तो यहाँ पे तीनों रूट्स कोइंसाइड हो गए, तो जो वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट अभी आपने बनाई थी Vm माइनस B प्लस क्या था भाई RT अपॉन P इंटू VM स्क्वायर प्लस A बाई P इंटू VM AB बाई P इज इक्वल टू 0। अगर इसी को हम एट पॉइंट C लिखेंगे, रुक जाओ, एट पॉइंट Q अगर इसे लिखोगे तो हम ये कह सकते हैं VM माइनस VC इंटू VM माइनस VC इंटू VM माइनस VC इज इक्वल टू 0। अबे तीनों रूट कोइंसाइड हो गए, तो VM माइनस VC में क्यूबिक इक्वेशन बनी, कोएफिशिएंट कंपेयर कर दोगे तो अगर हम सुनो तो रुक जाओ, एट पॉइंट Q, रुक जाओ भैया, पूरी इक्वेशन रिप्रेजेंट करने वाला जो है पॉइंट Q पे VM क्यूब माइनस B RTC लिख देते हैं, RTC अपॉन PC, क्योंकि पॉइंट Q के लिए उस इक्वेशन को लिख रहे हो, RTC अपॉन PC कर देते हैं इसे। भाई ये इक्वेशन भी तो सेटिस्फाई करेगी, नहीं समझ रहे हो, और ये भी PC हो जाएगा और ये भी PC हो जाएगा, बस आपको कोएफिशिएंट कंपेयर करना रह गया है। इस इक्वेशन को आपने पॉइंट Q पे, ये इक्वेशन वॉन डेर वाल वाली हो गई, ये तो वॉन डेर वाल की है, और आपने क्या देखा पॉइंट Q पे सारे रूट्स कोइंसाइड कर गए हैं, तो ये तो आपने VM माइनस VC का होल क्यूब इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो जब VM माइनस VC का होल क्यूब इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो VM में ये भी तो क्यूबिक आएगी। तो आप इन दोनों इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके PC, VC और TC की वैल्यूज निकाल सकते हो। हम थोड़ी निकालेंगे, तुम लोग निकालोगे। एक हम चलो बता देते हैं रहम करके तुम्हारे ऊपर, VC की वैल्यू आएगी 3 इंटू स्मॉल b, बस, अब नहीं बताएंगे क्योंकि ये इजी था इसलिए बता दिया, डिफिकल्ट भैया अब तुम लोग करोगे। तो आप एक काम करिए, ग्राफ बनाइए, फिर लिखिए एट पॉइंट C all three roots of this cubic equation gets coincides है? क्या चाहते हो भैया? अच्छा पॉइंट Q, ठीक है, ठीक, गलती हो गई हमसे दोस्त, लिखो एट पॉइंट Q, पहले इस इक्वेशन को लिखो, और ये इक्वेशन आपको लिखना है एट पॉइंट Q के लिए, और ये V1 V2 V3 रूट्स है किसी टेम्परेचर पे, V1 V2 V3 रूट्स है इस क्यूबिक इक्वेशन के, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो V1 V2 V3 एक तरफ भागते जा रहे हैं, रादर एक पे मर्ज करते जा रहे हैं, ये रूट्स हैं। PC VC TC की वैल्यूज पूछी जाती हैं कभी न कभी, एक आध बार आया हुआ एग्जाम में, एक आध दो बार। PC VC TC की वैल्यूज पूछी जाएंगी भैया।
कंपेयर करो दोस्त। हमको वैल्यू बताओ पीसी वीसी टीसी की। वीसी हमने बता दिया, कंपेयर करके कोएफिशिएंट कंपेयर करो। पहले ग्राफ बना लो आराम से, टाइम लगेगा ग्राफ बनाने में, इसलिए हम 2-4 मिनट का टाइम दे रहे हैं तुम्हें। ग्राफ ड्रॉ कर लो, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद कोएफिशिएंट्स कंपेयर करो, कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने के बाद आप पीसी वीसी टीसी की वैल्यूज बता दो। वीसी हमने बता दिया है, क्रिटिकल वॉल्यूम। जब कोई भी गैस लिक्विफाई होती है क्रिटिकल पॉइंट पे, तो क्रिटिकल पॉइंट पे जो क्रिटिकल वॉल्यूम आता है वो 3b आता है। और b क्या है, गैस पे डिपेंड करता है ना, b 4 × 4/3 पाई r क्यूब, r तो रेडियस होगा उसका। चलो बताओ, जल्दी बताओ। सर पीसी की वैल्यू a/27 b² और सर टीसी की वैल्यू 8a/27 r। बहुत बढ़िया दोस्त, और कोई बताओ। कर लो भैया, जल्दी कर लो, फिर बताओ। नहीं बताओगे? चलो दोस्त, काफी लोग बता रहे हो इसमें। पीसी की वैल्यू क्या आ रही है? 8a, यही गलत? सर ये पीसी की वैल्यू है। अरे तो गलत है तो बताओ ना। a/27b², यही? बहुत बढ़िया दोस्त, और क्या चाहते हो, हम खुद डिराइव करके लिखेंगे। और टीसी क्या आएगा? बहुत बढ़िया, 27, हाँ br वही rb, b² नहीं आएगा दोस्त, थोड़ा सा फिर कैंसिल कर लिए। अच्छा ठीक, तो 8ab/27b² r कह रहे थे, तो b भी काट दो। ऐसी कौन सी तुम्हारी वो मतलब वो है भैया कि इसको होल्ड करके रखोगे। ये पीसी वीसी टीसी क्रिटिकल कांस्टेंट आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये कॉपी हो गया?
बनाओ, जल्दी बनाओ, हम तुमको कुछ बताना चाह रहे हैं। अच्छा तो फिर से बना लो। देखो दोस्त, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जरा एक बात बताइए, एट पॉइंट क्यू, देखो यहाँ पे, फिर तुम लोग बातें कर रहे हो दोस्त, अच्छा थोड़ी लगता है। एट पॉइंट क्यू अगर हम आपसे पूछे पीसी वीसी अपॉन आर टीसी की वैल्यू बताओ, कितना आ रहा है? जो पूछ रहे हैं वो बताते नहीं हो। एट पॉइंट क्यू पीसी वीसी अपॉन आर टीसी की वैल्यू, तो 3/8। अरे पी कितना आ रहा है? 3/8। हाँ हाँ रुक जाओ, और सबसे पूछना दो, तुम लोग नहीं बताओगे। अबे पीसी वीसी अपॉन आर टीसी की वैल्यू पॉइंट क्यू पे कितनी होगी? अरे डिवाइड कर दो इसमें ना, कितनी आएगी? तो हमको क्या देख रहे हो ऐसा? हम तुम लोगों से पूछ रहे हैं तो हमसे पूछ रहे हो, मतलब कितना? काटो पीटो, पहले काट पीट लो। एट पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट पे पीसी वीसी अपॉन आर टीसी, अरे पीसी वीसी निकाल चुके हो, टीसी निकाल चुके हो, क्या आएगा इसकी वैल्यू? 3, सब कैंसिल हो जाएगा, 3/8 आएगा, 3/8 आएगा। और क्या ये लेस देन 1 है? यस सर। और पीसी वीसी अपॉन आर टीसी लेस देन 1 आ रहा है, ये समझ रहे हो? यस सर। लिखो इसको, अलग से लिखो, फिर और बताते हैं। अरे सब डिवाइड ही तो करना है, पीसी पता है, वीसी पता है, टीसी पता है, तो पीसी मल्टीप्लाइड बाय वीसी अपॉन आर टीसी की वैल्यू 3/8 हो गई। जल्दी बनाओ। और लेस देन 1 लिखो, इसका मतलब होता है, अभी सिग्निफिकेंस समझा रहे हैं, लेस देन 1 का क्या मतलब है। लेस देन 1, ठीक है दोस्त? देखिए, कोई बोले क्या कहना क्या चाहते हो, मतलब ऐसे कोई पूछेगा कि लेस देन 1 बता के क्या बताना चाहते हैं आप। हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि क्या पॉइंट क्यू पे, ये हटा दें, पॉइंट क्यू पे अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, या कुछ डोमिनेट नहीं कर रहा है? सर अट्रैक्टिव फोर्स कर रहे हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस। क्रिटिकल पॉइंट पे कोई पूछे, चलो हमने मान लिया, चलो क्रिटिकल पॉइंट पे हमने अज्यूम कर लिया कि गैस लिक्विफाई नहीं हो रही है, गैस लिक्विफाई नहीं होती है, मान लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट पे। तो फिर भी बताओ, क्या अट्रैक्टिव फोर्सेस गैस मॉलिक्यूल के बीच में लग रहे हैं? लग रहे होंगे। कैसे लग रहे होंगे उसके लिए सुनिए, जब आपको हमने Z डिफाइन करवाया था, हमने बोला था मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस तो Vm है, लेकिन आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम के लिए हम PV इज इक्वल टू NRT से हम इसको 1 मोल के लिए P Vm इज इक्वल टू RT कह सकते हैं, Vm नॉट, और Vm नॉट की वैल्यू RT बाई P कह सकते हैं। ये आइडियल गैस के लिए हो सकता है। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन में हम इसको RT अपॉन P कह सकते हैं, ठीक है? या इसको हम कह सकते हैं PVm अपॉन RT कह सकते हो। और एट, अब चलिए ये Z ऐसे डिफाइन है, Z अलग से कहीं लिख सकते हो इसको। तो एट पॉइंट Q पे जो PC VC अपॉन RTC है, उसको हम लोग Z कह सकते हैं, और वो लेस देन 1 आ रहा है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही? 3/8 और लेस देन 1। इसका मतलब एट क्रिटिकल पॉइंट अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट्स, है कि नहीं? यस। Z लेस देन 1 होता है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल dominates, attractive forces between gas molecule dominates at point Q, critical point पे लिखो इसको। critical point पे attractive forces between gas molecule dominate करते हैं। critical point पे attractive forces between gas molecule dominates। मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे अट्रैक्शन तो होता है, भले ही लिक्विफैक्शन नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अट्रैक्शन का मतलब हमेशा लिक्विफैक्शन जरूरी थोड़ी होता है। अट्रैक्शन तो हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं हो रहा है कि वो क्लब होके या क्लस्टर बना के नीचे बैठ जाए, प्रेसिपिटेट हो जाए। प्रेसिपिटेशन कब होता है? जब मॉलिक्यूल्स अक्युमुलेट हो जाते हैं। अक्युमुलेशन एक्सटेंट पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा एक्सटेंट होगा
बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है तो बर्फ गिरने लगती है उसमें, वो भी तो आपको मिले। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? पानी बरसना और बर्फ गिरना दोनों प्रेसिपिटेशन कहा जाता है ना। भाई अगर आप शिमला साइड जाओगे, हिमालय पे जाओगे, हिमालयस पे, तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन आइस के फॉर्म में होता है, तो यहाँ हम लोग बोलते हैं पानी। प्रेसिपिटेशन नहीं तो लिक्विड के ड्रॉपलेट्स आपस में क्लब करके नीचे बैठ जाती हैं। डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर क्या है, आइस होता है, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे वाटर के फॉर्म में आ जाती है ना भैया। कॉपी कर लिया इसको, अट्रैक्टिव फोर्सेस। क्रिटिकल टेम्परेचर का मीनिंग समझ में आ गया। एंड्रयूज आइसोथर्म वाली जो एनॉमली थी, हॉरिजॉन्टल लाइन उन्होंने लिख के बताया था, वो आपको समझ में आया कि जैसे एक ड्रॉप लिक्विड की बनती है, एक ड्रॉप जैसे ही लिक्विड की बनेगी, तो उस पर्टिकुलर ड्रॉप के लिक्विड बनने के बाद फर्दर आपको जब ना थोड़ा और लिक्विड बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एक तरह से प्रेशर लगाना पड़ेगा, रेजिस्ट करता है वो। अब आप लोग पता नहीं फील कर पा रहे हो कि नहीं, मतलब रेजिस्ट करेगा वो, थोड़ी देर तक रेजिस्ट करेगा, फिर अपने आप स्मूथ हो जाता है ना, फिर पूरी की पूरी लिक्विड बन जाएगी। फिर लिक्विड के बाद लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होती है, नॉन कंप्रेसिबल होती हैं। फर्दर लिक्विड को थोड़ी दबा के आप उसका वॉल्यूम कम कर दोगे, थोड़ी बहुत कंप्रेसिबल होती हैं, लेकिन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाने पे, रादर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ प्रेशर अप्लाई करने पे ही लिक्विड कंप्रेसिबल होते हैं। नहीं तो इन जनरल आपने सुना होगा लिक्विड नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लिक्विड को कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम नहीं आप कम कर सकते। 1 लीटर वाटर है, तुम सोचो दबा के साले का आधा लीटर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हो भैया, ऐसा कुछ नहीं हो। 1 लीटर है तो उसको पी लो चुपचाप। बहुत प्रेशर लगाओगे तो 2-4-10 ml का हो सकता है डिक्रीज हो जाए। ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो लिक्विफैक्शन हो गया। अब देखिए गैसियस स्टेट में क्या है, कुछ और भी चीजें हैं, सुनो अभी। हमने आपको वी आरएमएस, वी एवरेज, वी मोस्ट प्रोबेबल बताया था, उसमें और भी फंक्शंस होते हैं, वो हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से भाग रहे थे। वो आप लोग को हम पढ़ाएंगे अब रिवीजन में, क्योंकि उसमें क्या है कि हमें काइनेटिक एनर्जी का, जैसे आपसे हमने पूछा था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बताओ, वैसे हम आपसे पूछ सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो तुम सोचोगे सर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है v mp इज इक्वल टू अंडर रूट 2 RT बाई m, तो सोचोगे कि उसी को हाफ mv mp का स्क्वायर कर दें। गलत होता है, ऐसा नहीं होता है। जो लोग सोचते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू अंडर रूट 2 RT बाई m है, तो v स्क्वायर कर दोगे, v मोस्ट प्रोबेबल का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 2 RT बाई m आ जाएगा। हाफ mv स्क्वायर कर दो तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। उसका डेरिवेशन ही अलग होता है। आपने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड का डेरिवेशन किया हुआ है ना, वो ग्राफ गिवन था मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व जो था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड के बीच में था। अगर आप मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हो तो आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का नया फंक्शन बनाना पड़ेगा, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 पुट करना पड़ेगा, तब मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी, और जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उसकी आधी आएगी। बहुत कुछ हमने बता दिया, फिर भी समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या बोला हमने? किसी को जानना चाहते हो तो देखो, आपने क्या लिखा था, 1/n dn upon du is equal to 4 pi m upon 2 pi RT की पावर 3/2 e की पावर माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2 RT into u स्क्वायर, ये था। अब एक काम करो, ऐसे लिखो कि रुकना, मतलब हम बता रहे हैं, सुनो, थोड़ा सा हिंट कर दें अगर चाहते हो तो। चाहते हो? होमवर्क दे देते हैं, बाकी हम अपना काम करते रहते हैं। लिखिए, कैलकुलेट the value of most probable kinetic energy. Calculate the value of most probable kinetic energy. Calculate the value of most probable kinetic energy and the speed corresponding to it. साले बोलने दोगे? Calculate the value of most probable kinetic energy and, देखो साले भुलवा देते हैं, क्या कह रहे थे? अच्छा ठीक, and the speed corresponding to it, है ना, and the speed corresponding to it by using Maxwell speed distribution curve, by using Maxwell speed distribution curve, by using Maxwell speed distribution curve। हम तुम्हें सब्स्टिट्यूट करने का हिंट दे देते हैं, ध्यान से देखना, ये है डिफिकल्ट चीज, इसलिए सब लोग सुन लो पहले। सब लोगों को करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन काफी लोग हो सकते, ट्राई करोगे होगा। हम पहले जो बता रहे हैं उसको देखो, ये होता है 1/n dn upon du is equal to 4 pi
m अपॉन 2 पाई RT की पावर 3/2 e की पावर माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2 RT इंटू यू स्क्वायर। ठीक, यही होता है। इसमें भी लोगों को प्रॉब्लम है तो हम इसको शॉर्ट कर देते हैं क्योंकि वो डिफरेंशिएट करना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन n dn अपॉन du, रुक जाओ, इज इक्वल टू k टाइम्स e की पावर माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2 RT, इसकी वैल्यू हमको रोकना पड़ेगा इसको, इसलिए हम लिखें इंटू यू स्क्वायर। ये होगा शॉर्ट फॉर्म, k की वैल्यू याद रखना। तो अभी तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है ये, और ये होता है इधर राइट साइड में स्पीड। अब एक काम करो, जो काइनेटिक एनर्जी होती है 1 मोल गैस के लिए उसको कहते हैं हाफ m, 1 मोल गैस के लिए u स्क्वायर कहते हैं, u स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर ना। तो u स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, u स्क्वायर की जगह u स्क्वायर जहां जहां है वहां क्या पुट करोगे, नहीं बताओगे साले, नहीं बताओगे तुम लोग। u स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, 2e। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में हमसे पूछते हो 2e अपॉन m, ऐसे नहीं, मतलब बताओ 2e अपॉन m, ऐसे u स्क्वायर ये हो गया। अच्छा रुकिए, हम इसको अगर ऐसे कर दे रहे हैं, रुक जाओ, dn अपॉन n यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं du, करेक्ट है ये, ठीक है। तो अगर u स्क्वायर को 2e अपॉन m किया है या इसको ऐसे किया है, तो इस इक्वेशन से अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे de इज इक्वल टू, तो क्या m u du हो जाएगा। हमें डिफरेंशिएट करने की बात कर रहे हैं। d इज इक्वल टू m u du, और u की वैल्यू क्या अंडर रूट 2e बाई m आ जाएगा। तो de की वैल्यू हम ये कह सकते हैं, m तो ऐसा ही रहेगा, और u की जगह हम क्या कह सकते हैं, u du की वैल्यू क्या कर सकते हैं, u du की वैल्यू करना होगा तो u की जगह हम क्या पुट करेंगे भाई, u की जगह अंडर रूट 2em, तो हम इसको अंडर रूट यहीं पे 2em लो, यहाँ पे कर दिया, और du कर सकते हैं, या du आप अलग करके क्या करोगे, de अपॉन अंडर रूट 2em, ठीक है। थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में, अंडर रूट 2m नीचे कर देते हैं और e की पावर 1/2 माइनस 1/2 कर देते हैं, है ना, और क्या कर दें de। तो अभी तो तुम्हें नया फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन को बनाते टाइम क्या ध्यान रखना है, du की जगह ये पुट करना पड़ेगा, u स्क्वायर की जगह ये पुट करना पड़ेगा, और तो dn अपॉन n और e, de के टर्म्स में आ जाएगा रिलेशन। एक फंक्शन बनेगा, एक फंक्शन जो बनेगा वो आ जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन n dn अपॉन n वर्सेस e के टर्म्स में आएगा। अब y एक्सिस इसे मान लेना और e को x एक्सिस मान लेना, e बोले तो x एक्सिस, और dy बाई dx 0 पुट करना, तो e की वैल्यू आ गई। आंसर बता दें, मतलब कहो तो फाइन। नहीं, एक पेज तो तुम्हें कम से कम लगेगा अभी पहले सब्स्टिट्यूट करने में। हम ये चाह रहे थे कि जो, सुन लो पहले, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड के बीच में जो फंक्शन है वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी के बीच में फंक्शन आ जाए, समझ रहे हो। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल तो 1 अपॉन n, ये dn अपॉन n है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, e है। मतलब साले सरेंडर कर गए तुम लोग, मतलब ऐसे शॉक ऑफ टाइप से लगता है क्या, मतलब ऐसे कुछ क्या हो, ज्यादा हो गया, हटा दें इसको, हटा दें, दर्द हो रहा है तुम लोग को लग रहा है ज्यादा। ऑनलाइन वाले तो एकदम बोल ही नहीं रहे हैं, वो लोग तो लग रहा है समझ में आ रहा है। यस सर, आ रहा तुम है। लोग सामने हो, कम से कम बात समझ गया सर। ये लोग तो हमें अच्छा बहुत बढ़िया, कुछ हो अभी मतलब उधर, हमको लगता है वो लोग काफी बहुत एकदम सन्नाटा टाइप से नहीं हो जाता, सुनसान रात टाइप से, एकदम कोई बोल ही नहीं रहा उधर से, रात के 12 बजे थोड़ी पढ़ा रहे हैं अभी। तो अभी आप फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस एनर्जी के बीच में रिलेशन बताओ। जब रिलेशन आ जाए तो उसको इधर y एक्सिस मान लेना, इधर x एक्सिस मान लेना, डिफरेंशिएट करके 0 पुट करो तो आएगा मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, समझ रहे हो। उसके करेस्पॉन्डिंग स्पीड आएगी, e की वैल्यू आएगी e,
अबे जब dn अपॉन ई की वैल्यू आ जाएगी, ई आ जाएगा, तो जब ई तुम जानते ही हो, कहाँ गया बे ई, हाफ एम वी स्क्वायर, तो यू नहीं आ जाएगा। तो वो एक्चुअली में जो यू आएगा, वो जो तुमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकाली थी ना, वो नहीं आएगा, उसका आधा आएगा, उसका 2 टाइम्स या हाफ ऐसे करके आएगा। तो क्या होता है कि हमने बोला था मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, अगर एग्जाम में आ जाए कि मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लोगों को पता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पता है √2 RT बाई एम, बोले मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, तुम सारे चिपका दोगे, हाफ एम वी स्क्वायर, हो गया आंसर, यही करोगे, आंसर वो नहीं आएगा। उसके लिए आपको फंक्शन ही पहले बनाना पड़ेगा, डिराइव जहां से किया वहीं तो जाओगे, और आंसर एक्चुअली में अलग आता है। जैसे हमने पूछा है कई बार, तो लोग बहुत उसमें लॉजिक लगा के बोलते हैं यही आएगा। मतलब पहले क्या हम क्वेश्चन पूछ लेते थे टेस्ट में, लोग बोलते थे पता नहीं क्या है, तो सिंपल सा है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वाला, उसमें कर देंगे वो हाफ एम वी स्क्वायर से, लेकिन आएगा नहीं वैसे। ठीक है भैया, रिलेशन बना लोगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं हमको, तो इतना कॉपी करो, कॉपी करो, नहीं करेंगे Excuse me, सिंप्लीफाई, sir. तुम लिखो। हाँ सर आप कह रहे हैं सर एक पन्ना लंबा सब्स्टिट्यूशन, सर एग्जाम में तो सर 2 मिनट कुछ मिलता है एडवांस में क्वेश्चन के लिए। अच्छा, एक मिनट, ये भाई बहुत इनके डाउट है, एक लोग हैं, सुनो तो दोस्त, सुन लो, तुम सब लोग सुन लो, इनके डाउट जो है, एक लोग है कह रहे हैं सर आप बोल रहे हैं कि एक पन्ना लगेगा, एक पेज लगेगा, और एडवांस में हमको तो सिर्फ 1.5 मिनट मिलता है। तो दोस्त तुम जितनी चीजें पढ़ रहे हो, तुमको तो हम लोग 1-1 घंटे में पढ़ा रहे हैं, तो तुम एक काम करो, कुछ ना पढ़ो फिर, कि हम सब लोग तो 1 घंटे में पढ़ा रहे हैं तुम्हें। सब कुछ जानने के लिए बहुत बेसिक की थ्योरी की जरूरत होती है, तुम्हें रिजल्ट तक पहुंचने के लिए डिराइव तो करना ही पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि हमें सारा रिजल्ट एज इट इज पता रहे, तो दोस्त तुम बहुत कुछ नहीं उसमें याद कर पाओगे। तो किसी चीज को समझने के लिए तुम्हें एक क्लास 1 घंटा 2 घंटा की जरूरत पड़ती है, और नहीं करना चाहते हो छोड़ दो ना, फिर ऐसे डाउट भी ना पूछा करो। किसी भी चीज को मैथमेटिक्स में भी तुम लोग डिराइव करते हो या फिजिक्स में करते हो, तो बहुत देर समझना पड़ता है ना थियरी को, तो थियरी समझोगे तो आगे चीजें इजीली हो जाएंगी। अब कोई बोले नहीं हम थियरी में हमको 1 घंटा टाइम लग रहा है, हम नहीं पढ़ेंगे, तो वो तुम्हारी अपने ऊपर भैया, तुम्हारी स्किल्स पे डिपेंड कर रहा है, तुम्हारे टॉलरेंस लेवल पे, तुम्हारे लर्न करने की एबिलिटीज पे, उस पर डिपेंड कर रहा है। नहीं पढ़ना चाहते हो मत पढ़ो। इसको कर लोगे भैया, करके आंसर कैलकुलेट कर लेना, आंसर निकालोगे तो इसकी वैल्यू अगर किसी से आ जाए तो हमको बता देना। वो तुम्हारा ई, वैसे 1/n जो लेफ्ट साइड में आएगा dn/n, राइट साइड में आएगा √e/d/e करके, है ना, ऐसे कुछ मान लो आ जाएगा। 0 कर देना, तो कांस्टेंट वाले तो अपने आप 0 चले जाएंगे, डिफरेंशिएट तो करना है। नहीं समझ रहा हो भैया, तो डिफरेंशिएट करोगे तो ई पे कंडीशन आ जाएगी, और ई की वैल्यू आ जाएगी मेरे ख्याल से एम यू कुछ आएगा ऐसे ही है, आ जाएगा। ठीक है भैया, ई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी RT/2। सस्पेंस नहीं बता रहे हैं, हमको नहीं पता RT/2 आएगा RT आएगा, ठीक है, आएगा कुछ ऐसा ही, लेकिन ऐसे आएगा, या तो RT/2 आएगा ई की वैल्यू, या तो RT आएगा, RT/2 या RT यही आएगा, ही ई की वैल्यू आएगा, और उस ई को तुम हाफ एम वी स्क्वायर पुट कर देना, तो ये यू आ जाएगा। तो RT/2 आएगा, जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी RT/2। आंसर बता दे रहे हैं, डिराइव कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो। मतलब क्या है कि एक ऐसा रिजल्ट है, देखिए कभी अगर जेई एडवांस का पेपर देखा हो तुम लोगों ने, जेई एडवांस के पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत टाइम लेते हैं, बहुत टाइम। क्या भाई, जब हम बता रहे हैं तो क्या बड़बड़ा रहे हो? काफी टाइम लेते हैं, तो उनका अगर आपने कभी हाथ पांव नहीं चलाया उन क्वेश्चंस पे, तो आप नहीं कर पाओगे। जेई एडवांस में 100% कहाँ किसी का आता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको डिराइव भी करना पड़ता है आपको, और इन सबसे लिंक भी नहीं होता, नया नया डेरिवेशन होता है। एडवांस की बात कर रहे हैं, टॉप 10 वाले रैंक वाले उसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, मतलब वो लोग काफी कुछ जानते हैं, ये सब डेरिवेशन उनको पता होते हैं। अच्छी रैंक अगर एम करता है कोई, तो जो नॉर्मल डेरिवेशन है जिनके आसपास जेई वाले घूमते हैं, वो तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। और अगर टॉप 10 में कोई रैंक एम करता है, तो नॉर्मल वाले के आसपास यही सब होता है। नॉर्मल वाला क्या है, आपको बुक्स में जानते हो क्या मिलेगा? जाओ गूगल करो, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन करो, जो हमने बताया ना स्पीड वाला, वही मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी वाला नहीं मिलेगा। वो कई रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स आपको खोजनी पड़ेंगी, जैसे पीटर एटकिंस आती है उसमें लिखा हुआ है, KL कपूर है उसमें लिखा है,
रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स बहुत अच्छी अच्छी में सब में नहीं लिखा है। तो क्या है कि जो जेई एडवांस वाले जो उनकी अलग से प्रिपरेशन कराई जाती है, जब भाई वो लोग क्या करते हैं अलग से बैठाते हैं उनको, तो जो जेई वाले क्वेश्चन पूछते हैं उसके आसपास की जितनी भी थियरी होती है उनको सब पता होता है, पढ़ते रहते हैं वो लोग रेगुलर। उनको गाइड करने वाला कोई होता है, बताता जाता है, खुद डेरिवेशन करते जाते हैं, पता होता है, रिजल्ट उनको पता होता है। तो इसलिए वो रैंक उनकी काफी अच्छी आती है। बाकी रैंकें जो आती है उनको उतना ज्यादा कोई जरूरी नहीं कि पता हो, लेकिन टॉप 10 वाले बहुत एक डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, आप चलिए लिखिए इसको, खत्म हुआ। मीन फ्री पाथ, हेडिंग लिखो। हेलो, क्या कह रहे हो भैया? सर जो पीटर एटकिंस है सर, उसको एक बार खोला था सर, जो उसमें मैथमेटिक्स यूज हुई है सर वो तो जरा समझ में नहीं आई सर, क्योंकि अच्छा, ये बोल रहे हैं भैया हमने पीटर एटकिंस खोला था, एक कोई बता रहे हैं हमको। पीटर एटकिंस हमारे पास है, कभी आना हम दिखाएंगे। मतलब इन्होंने बोला था कि हमने बोला सर उसमें बहुत खतरनाक मैथमेटिक्स यूज हुई है। तो वो मैथमेटिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं, ऑपरेटर्स हैं जो आप लोग नहीं जानते हो। तो उसका Yes. रिजल्ट निकाल के तभी तो बता रहे हैं ये सब हम। उसका रिजल्ट तो बता रहे हैं, क्योंकि हर बुक से आप नहीं पढ़ सकते ना, उसके लिए आपको काफी मैथमेटिकल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, और हो सकता है अभी आप पढ़े ना हो या उस लेवल पे आप यूज ना करते हो। तो क्या होता जी। है, हम लोग का काम ये होता है, कोई भी चाहे फिजिक्स वाले सर, मैथ्स वाले सर या केमिस्ट्री वाले, ये लोग क्या करते हैं कि भाई लेके आते हैं, उनको सिंप्लीफाई करके तुम्हें रिजल्ट बताया जाता है, और सिंप्लीफाइड जो इक्वेशंस होती हैं, रादर उन्हीं को सिंपल इक्वेशंस के फॉर्म में आपको बता दिया जाता है। समझ रहे हो भैया? चलो लिखो, मीन फ्री पाथ, हेडिंग लिखिए। मीन फ्री पाथ लिखिए जरा, मीन फ्री पाथ, उसको लैम्डा से लिखते हैं। लिखो, मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू, मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में लिखो एवरेज, लिखो मीन फ्री पाथ लैम्डा, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। मीन फ्री पाथ उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लिखिए इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में लिखिएगा, मतलब एक बड़ा सा न्यूमरेटर होता है, फिर डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर थ्योरेटिकल थियरी की वजह से ना। देखो, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, average distance traveled by gas molecule per unit time, average distance traveled by gas molecule per unit time, average distance traveled by gas molecule per unit time, average distance traveled by gas molecule per unit time, और डिनोमिनेटर में लिखिए एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम, और डिनोमिनेटर में लिखिए नंबर ऑफ कोलिजन बाय, डिनोमिनेटर में लिखना है नंबर ऑफ कोलिजन बाय अ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम, number of collision by a gas molecule per unit time, number of collision by a gas molecule per unit time। फिर से न्यूमरेटर में क्या लिखा आप लोगों ने? ठीक है, तो ये मीन फ्री पाथ। कोई बोले मीन फ्री पाथ आपने ये बता दिया, डेफिनेशन क्या होती है? एक्चुअली में हमने तो फॉर्मूला बताया ना, डेफिनेशन बता रहे हैं अभी। तो आप लोग पहले ये बताओ, कभी सुने हो मीन फ्री पाथ? नहीं सुने? यस। कोई बोल रहा है सुना है। हाँ बेटा बताओ। जो फॉर्मूले का न्यूमरेटर था वो रिपीट कर देंगे, डिस्कनेक्ट हो गया था। बता रहे हैं, रुक जाओ। लैम्डा इज इक्वल टू, इसमें जो लिखते हैं हम लोग वो आता है 1/√2। रुक जाओ अभी, जो लिखे पहले लिखो फिर बताते हैं। √2 पाई सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ डिनोमिनेटर में आता है 1/n स्टार। कॉपी करो भैया पहले इसको, हम कुछ कराना चाह रहे हैं। पहले इतना लिखिए, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू 1/n स्टार। कोई पूछ रहा है दोस्त कि सर न्यूमरेटर वाला एक बार बता दीजिए। अच्छा सुनो, √2 नहीं, अलग है, पाई उसके साथ नहीं है, पाई अलग है। ठीक है, जो लोग अभी नहीं सुन, अच्छा पहले इसे कॉपी कर लो। कोई बोल रहा है सर छूट गया, न्यूमरेटर लिखिए, न्यूमरेटर जो लिखा हुआ था, लैम्डा इज इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम। समझे बे ऑनलाइन वाले? यस सर, यस। एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम, और डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन बाय गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम। ये लिखे हुए हो?
अभी सिग्निफिकेंस भी बताएंगे आपको, पहले एक चीज तो देखो। और वो मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन किया गया, मतलब फाइनली आंसर ये आ रहा है, इसको भी कॉपी कर लो, इसमें मीनिंग लिखो क्या क्या। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा लिखिए, सिग्मा, सिग्मा को जो लिखते हैं वो लिखते हैं डायमीटर, मॉलिक्यूल मतलब डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, देखो डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल। सिग्मा जो होता है डायमीटर, रेडियस का डबल होता है ना वो, सिग्मा डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। बाकी पाई से कोई मतलब है नहीं, √2 तो जानते ही हो। एन स्टार जो होता है, आप बुक्स में देखोगे एन स्टार लिखा रहेगा। टाइम नहीं है ना अभी डिराइव कराने का, इसलिए फॉर्मूला बताते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको डिराइव करके सुनो। गैसियस स्टेट में एक और चीज होती है, अभी बता रहे हैं, रुक जाओ। गैसियस स्टेट का एक पोर्शन होता है यूडियोमेट्री, रुक जाओ, EUDIO, यूडियोमेट्री। अब क्या है, इसको स्कूल वाले शायद स्किप कर देते हैं, लेकिन IIT में क्वेश्चन आता है। यूडियोमेट्री हम आपको पढ़ाएंगे, बस एक क्लास की और जरूरत है, लेकिन यूडियोमेट्री में हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप सब लोग ऑफलाइन हो, जितने ऑनलाइन हो उनसे भी कहेंगे कि सारे बैचेस में ट्राई करना, तब नहीं आ सकते। हम एक PDF आपको सेंड करेंगे 3 पेजेस की, 4 पेजेस की, हर साल अपना लास्ट ईयर भी दिया था हमने। क्या है कि उसमें क्वेश्चन है, उसके नीचे स्पेस है, फिर क्वेश्चन है, फिर स्पेस है, मतलब ऐसे करीब 8-10 पेज हो जाएगा। तो जो ऑफलाइन आओगे उनको हम प्रिंट देंगे, यहीं पे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, हिंट देंगे, और आप लोग उसी खाली स्पेस में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मतलब वो हमेशा आपके पास रहेगा। जो ऑनलाइन रहोगे भाई, फिर उसका प्रिंट उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि हम घर पे आके थोड़ी दे देंगे, किसी के घर थोड़ी जानते हैं साले सबका। तो क्या है कि ऑफलाइन अगर आप क्लास में हो तो वहां पे भैया लोग रहते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम आके पहले उसकी एक पेज में थियरी बताएंगे, एक ब्लैंक पेज भी प्रोवाइड करा देंगे, अपनी कॉपी में चाहोगे लिख लोगे, बस उसकी हार्डली 1 पेज की थियरी होती है। फिर उसमें क्वेश्चंस है, बैक टू बैक हमारे पास क्वेश्चंस है। तो हमने क्या है, खाली स्पेस दे रखा है हर क्वेश्चन के नीचे, तो मतलब हमारा ऐसे ही पैटर्न है उसको पढ़ाने का, क्योंकि उसको इमीडिएटली वही क्वेश्चन वही सोल्यूशन। यूडियोमेट्री है वो IIT में आता है, लेकिन हमने कभी स्कूल वालों से एक्सपेक्ट मतलब देखा नहीं स्कूल वाले उसको पूछ लें कोई स्कूल वाला, लेकिन JEE मेन में भी आता है, एडवांस में भी आता है, IIT वाले पूछते हैं उसको। और उसमें क्या यूज करना है हमें, थोड़ा सा टाइट्रेशन जानते हो थोड़ा? अच्छा कोई बात नहीं। लिमिटिंग रिएजेंट जानते हो, लिमिटिंग रिएजेंट? यस सर। और आपको पता है कि भैया N2+3H2 से 2 अमोनिया लिखा है, तो 1 मोल N2 3 मोल H2 2 मोल अमोनिया बनेगा। यस सर। हाँ, ऐसे ही बेसिक चीजों का यूज करना है हमको, उसका यूज करके यूडियोमेट्री जो है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। मीन फ्री पाथ अभी जल्दी से फॉर्मूला हम वाइंड अप करना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, ठीक है दोस्त? अभी रुकिए, आपने सिग्मा की बात लिख ली, मॉलिक्यूलर डायमीटर होता है, मॉलिक्यूल का डायमीटर, गैस मॉलिक्यूल का डायमीटर। एन स्टार जो होता है उसके लिए लिखो, एन स्टार है वो, एन पे स्टार लगाया हुआ है, लिखिए एन स्टार। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है भैया? अब सुनिए, ये होता मेन फ्री पाथ लैम्डा, हमने आपको एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिखवाई है, और उसके बाद हमने ये लिख दिया। सुनो तो एन स्टार के बारे में। अच्छा, अगर आइडियल गैस इक्वेशन मानते हो, कभी कभी पूछते हैं PV = nRT, जानते हो? अगर हम लोग बोल दें कि भैया ये P/T इज इक्वल टू, हाँ, N/V, ऐसे P/T N/V इंटू 1/R कर दो, सॉरी R, तो N/V को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम बोल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है ये, तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम लोग एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हो जाता है। तो हम इसको बोल सकते हैं ऑलमोस्ट इसको कि एन स्टार जो होता है वो एक्चुअली में इसको नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सपोज करो n बोल देते हैं, तो इसको अपॉन V, तो ये क्या R अपॉन एवोगाड्रोस नंबर हो जाएगा, और ये क्या P/T आएगा? भैया कोई डाउट? अरे नंबर ऑफ मोल्स में हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स इनटू मॉलिक्यूल्स में एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड किया जाता है ना, सॉरी मल्टीप्लाई,
कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? अरे मोल्स को हमने एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम यही तो n स्टार होता है। तो यहाँ से आप ये क्या कह सकते हो, यहाँ से रुकिए, कि n स्टार जो होता है एक्चुअली में n स्टार, अलग से इसको बता रहे हैं, n स्टार इज इक्वल टू p बाई टी टाइम्स क्या, p बाई के टी आएगा। अरे r अपॉन na बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, p बाई के टी आएगा दोस्त n स्टार। हेलो ऑनलाइन वाले दोस्त मेरे भाई, Yes. समझ में आ रहा है? यस सर n स्टार वाले, यस सर। n स्टार वाले जो है, हाँ p बाई के टी आ जाएगा। तो जेई में एक बार पूछा गया था लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो भाई ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, n स्टार किसके प्रोपोर्शनल है, p बाई टी के, तो क्या ये t बाई p के प्रोपोर्शनल आएगा। तो मीन फ्री पाथ एक्चुअली में टेम्परेचर बाई प्रेशर के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो आप पहले प्रोपोर्शनलिटी लिखो, ए से लिखो n स्टार, और n स्टार की यहाँ डेफिनेशन लिखो जल्दी, वो वैसे पी वी इक्वल टू एनआरटी से n स्टार डिफाइन करो, पी वी इक्वल टू एनआरटी से n स्टार डिफाइन करो। 5 मिनट और हैं बस, जल्दी करो। हाँ वो नहीं, यूडियोमेट्री अभी नहीं चल रहा है, रुक, अबे तुम लोग कहाँ, यूडियोमेट्री नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, अभी मीन फ्री पाथ चल रहा है बेटा, मीन फ्री पाथ, ठीक है, आइडियल गैस मॉलिक्यूल मान के चला रहे हैं उसको, मीन फ्री पाथ लिखो। एक्चुअली 3-4 घंटे के बाद ना थोड़ा सा दिमाग ऐसा वो थोड़ा सा कभी कभी बैकी बातें लोग करने लगते हैं, रास्ते में भी जाओगे हाँ सबको करते हुए जाओगे। बहुत देर केमिस्ट्री पढ़ने पर आदमी थोड़ा सा हिल जाता है। लग रहा है इतनी देर पढ़ने के बाद तुम लोग के जो चेहरे हो ना, नस एकदम टाइट हो गए तुम्हारे, थोड़ी देर में तुमको लगेगा भाई हम कौन है, कहाँ पे हैं, एम क्या है हमारा जिंदगी में, मतलब सड़क पे देखते जाओगे कितना अच्छा लग रहा है, होर्डिंग बैनर दिखेंगे कितना अच्छा लग रहा है, मतलब अजीब सा नहीं लगेगा, अभी निकलोगे तो अच्छा लगेगा, देखना 4 घंटे पढ़ने के बाद केमिस्ट्री ऐसा ही होता है, अगर तुम्हें रास्ते में छटपटाहट ना हो तो इसका मतलब तुमने साले पढ़ा नहीं है केमिस्ट्री अभी। अभी जाके देखना, तो वैन वन में जाओगे मत, डोर देखो कितना अच्छा डोर है। 3-4 घंटे क्या कुरकुरे कुरकुरे याद आ रहा है, इतना वाला पैकेट लेके एक साथ आता है, ऐसे क्या लेके आ रहे थे एकदम पकड़ के, हमको लगा पूरी दुकान खरीद के लेके आ रहा, तो खुशी होनी सर जो बाकी की 2 इक्वेशंस है वो यूडियोमेट्री का पार्ट है। नहीं सब इसी कोई इक्वेशन, ये ऑनलाइन वाले भी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, क्या कौन सी, ये बोला ये वीडियोमेट्री का पार्ट है भाई, ऐसा कुछ नहीं। सर जो नेक्स्ट की 2 इक्वेशन नहीं सर जो डायट्रीसी और बर्नौली इक्वेशन है। अच्छा हाँ, ये आप कोई भाई जेन्युइन, तुम लोग यहाँ साले अजीब अजीब बातें कर रहे हो, ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं डायट्रीसी बर्थराट छोड़ दिया अभी आपने। बताएंगे दोस्त, उसको ही बताएंगे। तो ये समझ आ गया मेन फ्री पाथ। एक क्वेश्चन लिख लो बस, जेई एडवांस में एक क्वेश्चन आया था, पढ़ा सुन तो लो। वो क्या था, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट का क्वेश्चन था, हम बता देते हैं ईयर क्या था। वो ईयर था उसका 2018 एडवांस में, लिखो जेई एडवांस क्वेश्चन, मीन फ्री पाथ पे था वो क्वेश्चन, रुको हमारे पास होना चाहिए। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, बता रहे हैं आपको, उसको लिखिए। एक नया टर्म डिफाइन किया, अब जैसे नया टर्म डिफाइन किया लोग उसी में परेशान हो जाते हैं, ये साला हम सुने ही नहीं जिंदगी में, साले पागल हैं आईटी वाले, कुछ भी पूछते रहते हैं। भाई ऐसा होता है, नया टर्म वो डिफाइन किया था, खोज रहे थे क्वेश्चन कहाँ गया, गायब हो गया था। एक नया टर्म लिखो, टर्म डिफ्यूजन कोएफिशिएंट लिखिए जरा, क्वेश्चन हमारे पास हल्का सा है लेकिन लिखो, टर्म डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, टर्म डिफ्यूजन कोएफिशिएंट is defined as, क्वेश्चन क्या क्या बे छटपटा रहे हो,
A term diffusion coefficient is defined as, एक टर्म है, a term diffusion coefficient is defined as multiplication of, a term diffusion coefficient is defined as multiplication of mean free path and average speed. A term diffusion coefficient is defined as, a term diffusion coefficient is defined as multiplication of mean free path and average speed, है ना? Find, रुक जाओ बता रहे हैं, टेम्परेचर प्रेशर डबल कर दिया था कुछ, रुक जाओ हमको बताने तो एक बार, रुक जाओ याद करने दो, इसमें हमारे पास कुछ है नहीं, मिल नहीं रहा उसमें। टेम्परेचर क्या किया था, 4 टाइम्स प्रेशर जो है, रुको सुन तो लो, बता रहे हैं। तो मतलब उस टाइम लोगों को लगा है नया टर्म है, इसको तो पढ़ा नहीं, कभी किसी ने बताया भी नहीं था, हम लोगों ने नहीं बताया था, हम लोग को भी पहली बार नया टर्म पता लगा था, लेकिन उन्होंने सोल्यूशन दे दिया था। वो बोले थे कोई चीज है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, रुकना अभी हम बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन नहीं पूरा हुआ है, क्वेश्चन में 2 लाइनें और हैं, रुक जाओ पहले सोच ले कि आंसर क्या आएगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाना, मिल नहीं रहा है वो क्वेश्चन। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट जो होता है, उन्होंने बोला कि भैया लैम्डा इनटू एवरेज डिस्टेंस यू एवरेज, ये होता है, यही तो डिफाइन किया गया था, ठीक है, ये बोल दिया उन्होंने, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट कैपिटल डी लैम्डा इज इनटू यू एवरेज। फिर उन्होंने बोला था कि अगर हम टेम्परेचर को 4 टाइम्स कर देते हैं, एक मिनट रुक जाओ साले पहले, सोचने दो क्या, तभी तो आंसर बताएंगे। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, क्वेश्चन बता दीजिए फिर से। रुक जाओ, अरे हमें कुछ नहीं हुआ, क्वेश्चन बस 1 मिनट रुक जाओ, 750 हुआ है, 2 मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन ये था ना एक्चुअली, उन्होंने बोला था डिफ्यूजन कोएफिशिएंट में प्रेशर को हाफ कर दिया है और टेम्परेचर को 4 टाइम्स कर दिया, तो बोले थे नई वैल्यू ऑफ डिफ्यूजन कोएफिशिएंट की वैल्यू पुराने के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स हो जाएगी। हम बता रहे हैं ना, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ ना बेटा, बता रहे हैं ना। देखिए सुनिए, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ये था, उन्होंने बोला था टेम्परेचर को हम लोगों ने 4 टाइम्स कर दिया और प्रेशर को हाफ कर दिया, हाफ टाइम्स, तो बोले जो नया डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू पुराने के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स हो जाएगी, ये पूछा था क्वेश्चन। सर प्रेशर इज इंक्रीज 2 टाइम्स था क्वेश्चन। प्रेशर इंक्रीज 2 टाइम्स था, कहां से पा गए भैया? तो क्वेश्चन पढ़ के बता दोगे ऑनलाइन वाला जो बोल रहा है? सर देखिए लिखा है क्वेश्चन में, द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मीन फ्री पाथ एंड मीन स्पीड। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। लिखो द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस, लिखिए क्वेश्चन ये था, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ, इसी में क्वेश्चन में लिखो द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नहीं स्टार्टिंग नहीं, जहां बोला है उसके आगे द एब्सोल्यूट, अरे फाइंड हटाओ, देख फाइंड हटाओ, लिखो जरा, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, और दूसरा वाला क्या है आगे वाले ऑनलाइन वाले बताओ जरा, and pressure is increased 2 times, and pressure is increased 2 times as a absolute result temperature, रुक जाओ, absolute temperature is increased 4 times and pressure is increased 2 times। पहले इतना लिखो सब लोग, absolute temperature is increased 4 times and pressure is increased 2 times। रुक जाओ, absolute temperature 4 गुना कर दिया गया 4 times और pressure is increased 2 times, ठीक है। फिर 1 मिनट रुक जाओ, हाँ बताओ भैया क्या है अगला क्वेश्चन? as a result, sir, as a result the diffusion coefficient of this gas increases x times, find the value। हाँ लिखो, as a result diffusion coefficient, as a result diffusion coefficient increases x times, as a result diffusion coefficient increases x times, as a result diffusion coefficient increases x times, find value of x।
ये सर जेई 2000 का एडवांस का सर क्वेश्चन। 2016 का है सर, 18 का। अच्छा 2016 का है, हमने गलती से 18 बोल दिया, ये हमको करेक्ट कर रहा है कोई उधर से, आपने गलत बोला है, गलती हो गई, एक आध 2 साल इधर उधर हो गया भैया, ठीक। ये समझ में आ गया आपको क्वेश्चन? तो इंक्रीजिंग इसका मतलब है, सुनो तो, अब तुम्हें क्या पता होना चाहिए इसमें, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ये दिया था, कोई बोले तो नया टर्म है, कोई बात नहीं। लैम्डा की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होती है, ये तो बताओ किसके, लैम्डा टी बाई पी, और यू एवरेज की वैल्यू क्या अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल होती है? अरे 8 बाई पाई, अरे नहीं जानते हो क्या, 8 बाई पाई आर टी बाई एम, तो टी के, ये अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल होगी। तो इसका मतलब डिफ्यूजन कोएफिशिएंट की वैल्यू टी टू द पावर 3/2 अपॉन पी के प्रोपोर्शनल आएगा दोस्त, नहीं समझ रहे हो? तो भैया अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी आ गई तो ओरिजिनली टी की पावर 3/2 अपॉन पी था, और जब आपने टी 4 टाइम्स कर दिया तो ये 4 टी की पावर 3/2 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 2p, यही तो आएगा। क्या आ रहा है ये, टी की पावर 3/2 अपॉन पी अलग रखना, आगे क्या फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, फोर टाइम्स आ रहा है ना ये। अरे 4 की पावर 3/2 अपॉन 2 साले नहीं कर पा रहे हो तुम लोग, हमको बता रहे हो सर को याद नहीं है तुम लोग नहीं, ये समझ गया 4 टाइम्स। ये जेई एडवांस 2016 का था, तो जिसको मीन फ्री पास वाला थोड़ा सा पता था, आइडिया लगा लेगा, वही तो कर पाएगा। ये क्वेश्चन था, तो आप देखो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इनिशियली टी की पावर 3/2 अपॉन पी था, और जब टेम्परेचर 4 टाइम्स कर दिया, प्रेशर 2 टाइम्स कर दिया, तो ये 4 टाइम्स टी की पावर 3/2 अपॉन पी आ जाएगा। 8/2, हाँ 4 ही होता है। कैसे कैसे नई नई चीजें बता रहे हो तुम लोग, 8/2 टाइम्स, मतलब क्या हो गया दोस्त? सर हाँ दोस्त, ठीक है भैया, हो गया, तब सर, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर इंक्रीजेस x टाइम्स के बाद क्या था क्वेश्चन में? अरे पढ़ लो, जाके देख लो, सर नहीं बता देंगे। अरे अब नॉइज बहुत आ रही है इधर से बेटा, सब निकल रहे हैं ना, ये एकदम घेर लिए हैं अभी क्लास में, फिर पूछ लेना, मैसेज कर देना, ठीक? हाँ ठीक, क्या फिर करो, जल्दी करो, 1 मिनट रुको रुको रुको, बता रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर।